सांप, भागो भागो। कितना डरावना है। दादाजी रमेश, यह नमकीन आपको अभी भी चाहिए? नहीं, नहीं चाहिए। तो फिर मैं आपका रसोई घर इस्तेमाल कर लेती हूँ, ठीक है? अरे सुनो तो, इसकी खुशबू तो बहुत अच्छी है। आशा, तुम अभी भी यहाँ हो? अनिल तुम्हारे घर शादी का प्रस्ताव लेकर गया है। सच में? मैंने अभी देखा था, झूठ क्यों बोलूंगी। जल्दी से घर जाओ। अनिल, तुम लोग। आशा बिल्कुल सही समय पर आ गई। तुम्हें एक बात बताता हूँ, मैं और प्रिया एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। बड़ी बहन, यह मत कहना कि मैं तुम्हारे आदमी को छीन रही हूँ। दरअसल अर्जुन के परिवार से मेरी शादी तय थी। वह तो अब तुम्हारे हिस्से आई है। थोड़ी देर में वह अर्जुन नाम का गवार तुमसे शादी का प्रस्ताव लेकर आने वाला है। वह कायर, उसे मैं तुम्हें मुआवजे के तौर पर दे रही हूँ। मुआवजा कैसा? तुम अपना हाल तो देखो। दिन भर खेतों में काम करती हो, मिट्टी में सनी हुई। अनिल जैसे लड़के के लायक कैसे हो? प्रिया, वह कपड़ों की डिजाइनिंग की मेधावी छात्रा है। अच्छी चीजें तो उसी के हिस्से आएंगी। तुम हो कौन? तो तुम दोनों बहुत पहले से एक दूसरे को पसंद कर रहे थे? तुम इस कृतघ्न आदमी, तुम कैसी नजर से देख रही हो? तुम्हारे माता पिता दोनों मर चुके हैं। अगर हमारे राजेश के परिवार ने तुम्हें नहीं संभाला होता तो तुम आज तक जीवित नहीं होती। संभाला? अगर मेरे माता पिता का मुआवजा नहीं होता तो क्या तुम मुझे संभालते? राजेश, क्या तुम गांव के चौराहे पर जाकर सबको बता सकते हो कि वह मुआवजे का पैसा कहाँ गया? क्या तुम्हारी हिम्मत होगी? आशा, आज प्रिया का शुभ दिन है। बुआ से वादा करो, शांत रहोगी। बुआ, जब से मेरे माता पिता चले गए तुम मेरी एकमात्र असली बुआ हो। तुम मुझे बताओ, क्या यह बात तुम्हें भी पहले से पता थी? नहीं आशा, अनिल तुम्हारे लायक नहीं है। बुआ ने तुम्हारे लिए पूछताछ कर ली है। वो अर्जुन, वो भी एक ईमानदार आदमी है और वो एक कपड़ा कारखाने में काम करता है। तुम दोनों की शादी के बाद जरूर अच्छे दिन आएंगे। आशा, बुआ भी तो तुम्हारी भलाई चाहती है। मेरी भलाई? मुझे विश्वविद्यालय में पढ़ने का मौका उसे दे देना मेरी भलाई थी। मुझे खेतों में काम करवाना ताकि उसके लिए पैसे कमाऊं, वह मेरी भलाई थी। अब उसने मेरा आदमी छीन लिया, वह भी मेरी भलाई है। बुआ, तुम्हारी यह भलाई की कोई कीमत नहीं है। आशा, मैं तुम्हें बता दूं, अर्जुन के परिवार की बारात की गाड़ी किसी भी वक्त आ जाएगी। आज तुम चाहे तो शादी करो, न चाहो तो भी शादी करोगी। ठीक है, मैं शादी करूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या कर रहे हो? तू क्या कर रही है? आशा, हत्या करना कानूनन अपराध है। तुम दोनों इतने बेचैन क्यों हो? मुझे ब्याह दो, ठीक है, लेकिन मुझे इन सालों में से राजेश के परिवार के लिए कमाया हर पैसा वापस चाहिए, और ये सारी चीजें भी मैं सब कुछ लेकर जाऊंगी। किस हक से? इस हक से कि तुम्हारी पढ़ाई की फीस मैंने भरी थी और तुम इन सालों में जो कुछ खाया पिया पहना वो सब मैंने दिया। तुम दोनों अब खेतों के जोंकों जैसे। क्या फर्क है? आशा, तुझे पता है इतने सालों से हमारे राजेश के परिवार ने तुझे पाला, कितने पैसे खर्च किए। हिसाब चुकता करना है क्या? अच्छा, तो फिर ठीक से हिसाब करते हैं। आशा, हम सब एक परिवार हैं, ऐसा मत करो। परिवार मत? मैं तो ऊंचा नहीं देख सकती। पहले मैं तुम्हें पैसे देती थी, वो मेरी मूर्खता थी, लेकिन अब मुझे मेरा हक वापस चाहिए। अगर तुम नहीं दोगे तो भी ठीक है, तो हम गांव के चौराहे पर चलते हैं और ठीक से बात करते हैं। अनिल जल्द ही अधिकारी बनने वाला है, उसकी बात बिगड़ने नहीं देनी। हमारे राजेश के परिवार की खुशियाँ। नहीं नहीं नहीं, मैं दूंगा। इतनी जल्दी निकाल दिया गया। कितनी शर्म की बात है। तेरा कचरा ले जा। यह क्या है? वो गवार प्यार की निशानी भेजा है ना, वो भी एक खास घड़ी। यह चीज कस्बे में 1500 रुपए की बिकती है। अनिल जी भी नहीं खरीद सकते, तो साफ है उसने मुझे नकली चीज दी है। यह रसीद असली है। इतनी अच्छी चीज तू सच में मुझे दे रही है?
यह नकली मैं नहीं पहन सकती। तेरे लिए तो बिल्कुल सही है। मूर्ख। क्या? अभी तो बहुत बड़ी बातें कर रही थी। जिस्म पर नमक छिड़क दिया ना। मैंने तो सुना है वो अर्जुन काला और बदसूरत है, लेकिन तेरी नजर तो खराब है ही। बत्ती बंद करो तो सब एक जैसे। बस सह लेना। हाँ, तेरी नजर बहुत अच्छी है। कचरा उठाकर क्साना समझ बैठी। तू इतनी अच्छी चीज नहीं चाहिए, बस कचरे से चिपकी रहती है। तू तो कमाल है। तू मैं आशा, तेरा मेरे पति आ गया है। सब देखो जरा। अरे बाप रे भाई साहब, तुम तो सच में काफी काले हो। आशा, तुम्हारा पति आ गया है। सब लोग जल्दी से देखो। इस कपड़े को देखो, तुम्हारे साथ बिल्कुल सही मेल खाता है। वही है। बड़ी बहन, जल्द ही पहली बार मायके जाने का समारोह है। तुम्हें अपने पति को अच्छे से तैयार करवाना होगा। उस दिन अगर वह फिर यही पुराने कपड़े पहनकर आया तो शर्मिंदगी हमारे पूरे परिवार की होगी। मेरे पति को सुधारने से पहले तुम पहले खुद को सुधार लो। बंदर क्या छोड़े बदरी का स्वाद। अनिल को तो बुरी आदतें बहुत पसंद हैं। इस बार उसने तुम्हें चुना है, अगली बार पता नहीं किसका नंबर लगेगा। मैं पीछे हटो। क्या हुआ? तुमने मेरे कपड़े पर पैर रख दिया है। यह फटे पुराने कपड़े भी तुम रखती हो? ये कपड़े कम से कम साफ तो हैं, कुछ दूसरे हाथ की चीजों से तो कहीं बेहतर हैं। तुम मैं संभाल लूंगा। आशा, अर्जुन, तुम सही समय पर आ गए। मैं तुम्हें बता दूं, हमारी सगाई खस्मा, यह लड़की हमारे परिवार की तरफ से तुम्हारी क्षतिपूर्ति है। तुम दोनों साथ चले जाओ। वह एक जीवित इंसान है, क्षतिपूर्ति का क्या मतलब है? तुम गरीब आदमी, यह वैसे भी किसी को नहीं चाहिए। तुम दोनों जैसा बीज वैसा अंकुर, समझे? वही है ना जिसने तुम्हें घर से निकाल दिया था? यह मेरा घर नहीं है। कोई बात नहीं, आज से मैं तुम्हें एक घर दूंगा। मैं तुम्हारा सामान समेटने में मदद करता हूँ। चलो। अच्छा, तो यह गवार सही हुआ। क्या तुम्हें बैठने में असुविधा हो रही है? हम जल्द ही घर पहुंच जाएंगे। वो तुम्हारा नाम अर्जुन है ना? मुझे पता है तुम्हारे घर की हालत अच्छी नहीं है। यह घड़ी मैंने हाथ भी नहीं लगाई है। लो वापस। इतनी कीमती चीज। अच्छा हुआ प्रिया को इसकी कीमत का पता नहीं था। तुम जल्दी से इसे वापस कर दो। वह मुझसे सगाई तोड़ना चाहती है। मैं उतरकर धकेल देती हूँ। नहीं, ऐसे काम मैं ही कर लूंगा। पहुंच लो। पहुंच गए। आज मेरी मां घर पर नहीं है। तुम अंदर जाकर आराम करो, मैं नहा लेता हूं। हाँ। अर्जुन के परिवार की हालत वाकई बहुत अच्छी नहीं है। यह घड़ी शायद उसने अपनी पूरी बचत खर्च कर दी होगी।
कृतघ्न, अगर हमारे परिवार ने तुम्हें नहीं पाला होता तो तुम आज तक जिंदा ही नहीं होती। बड़ी बहन, यह भी मत कहना कि मैंने तुम्हारे पति को छीना। वह कायर, बस मेरी तरफ से तुम्हारी भरपाई समझो। आशा, अनिल तुम्हारे लायक नहीं है। बुआ तुम्हारे भले के लिए ही कह रही है। आशा, चूंकि तुमने फैसला कर लिया है कि पुराने घर की जरूरत नहीं, तो इस नए छोटे से घर को अच्छे से संभालो। दिन धीरे धीरे बेहतर होते जाएंगे। वह इतना सावला है, कहीं आगे चलकर बच्चा भी। आशा, तुम क्या सोच रही हो? पहले वर्तमान की जिंदगी को तो समझ लो। तुम यह लड़का तो इतना सुंदर है। क्या मेरे चेहरे पर कुछ लगा है क्या? नहीं, यह घड़ी वापस ले लो। क्या तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती? नहीं, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। बैठो। तो फिर इसे पहनो। वापस नहीं। यह कैसे चलेगा? यह घड़ी इतनी महंगी है। सुंदर है। ठीक है, तुम्हारी इस भावना के कारण अर्जुन, मैं तुमसे शादी करती हूँ। तुम्हें कभी पछतावा नहीं होगा। हम तो शादी कर रहे हैं, भाईचारा क्यों बना रहे हो? क्या फर्क पड़ता है? एक ही बात है, मैं तुमसे शादी करती हूँ, तुम्हें निराश नहीं करूंगी। यह बिल्कुल अलग है। तुम आज तुम पूरा दिन थक गई हो, पहले आराम करो। मैं बगल के कमरे में सोता हूँ। अरे रुको, हम तो शादी कर चुके हैं, चलो साथ ही सो जाते हैं। अरे हम पति पत्नी हैं, क्या हमें कुछ ऐसा करना चाहिए पति पत्नी के बीच जो होना चाहिए? क्या यह मुझे स्वीकार कर रही है? नहीं, वह बहुत भोली है, कुछ नहीं जानती। शायद सिर्फ एक सहारा ढूंढ रही है, इसलिए ऐसा कह रही है। मैं मौके का फायदा नहीं उठा सकता। जब तक वह सच में सोच ना ले, सच में मेरे साथ रहना चाहे, तब तक इंतजार करना होगा। नहीं आशा, तुमने अभी सोचा नहीं है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम मेरे पति हो, फिर शर्मा क्यों रहे हो? अरे मत करो। तुम सोते समय यह डंडा क्यों लेकर आए? मुझसे बचने के लिए? नहीं, बकवास मत करो। तुम्हारे पास तो है, तुम झूठ बोल रहे हो। इतना बड़ा डंडा, बिल्कुल झूठ बोल रहे हो। तुम्हारा डंडा मुझे दबा रहा है। आज तुम पहले बगल के कमरे में सो जाओ। कल मैं एक नई चारपाई ले आऊंगा। आशा, तुम क्या सोच रहे हो? आज पहला दिन है, अभी तक सास को चाय भी नहीं पिलाई है। तुम्हारा मुर्गा रोज हमारे घर आकर खाता है। पता चला कि मैंने ही उसे पाला है। शर्म नहीं आती? आज मुझे 20 रुपये देने ही होंगे। बस कुछ दाने चुग लिए हैं मुर्गों ने, वो 20 रुपये के कहाँ लायक हैं? तुम मुझे धोखा दे रही हो। मैं धोखा दे रही हूँ? तुम्हारा बेटा एक गरीब मैकेनिक है और बीवी भी एक देहाती लड़की लाया है। मैं तो कहूँ कि तुम मुझे धोखा दे रही हो। तुम्हारे घर में जो भी आएगी वो बहुत बदकिस्मत होगी। तुम्हें क्या मतलब? जो कहना है कहो, लेकिन मुझसे एक पैसा भी नहीं ले पाओगी। मेरी बीवी ने मुआवजा मांगा है तो दोगे, नहीं तो रोज तुम्हारे दरवाजे पर हो हल्ला करूंगा। अरे माफ करना, मुझे लगा कि ये हमारे मुर्गे हैं। इतनी सुबह सुबह इतनी बकबक, पता चला आप हैं। तुम पागल हो।
तुम हो कौन? 20 रुपए मांगने के लिए मुंह खोल दिया। लगता है बैंक लूटने जा रहे हो। दरवाजे पर इस तरह घेरा डालकर मेरी सास को परेशान कर रहे हो। सच में लगता है हमारा परिवार आसान शिकार है। ये बहू बहुत अच्छी है। तुम्हारी मुर्गी ने हमारा अनाज खा लिया। मैं मुआवजा लेने आई हूँ। क्या हुआ? वो क्यूइन, तुम्हारी ये बहू बहुत ज्यादा गुस्सैल है। अगर तुम काबू नहीं कर पाओगी तो आगे चलकर तुम्हें बहुत परेशानी होगी। मैं सच में काबू नहीं कर सकती, बल्कि पहले तुम ही इसका सामना करो। मेरे पति मैकेनिक हैं, तो क्या हुआ? उनकी कमाई का हर एक पैसा ईमानदारी से कमाया हुआ है। लेकिन तुम कहते हो कि हमारी मुर्गी ने तुम्हारा अनाज खा लिया। तो सबूत दिखाओ। अगर तुम सबूत नहीं दिखा सकते तो यह झूठी अफवाहें फैलाना है। मैं अभी तुम्हें ग्राम पंचायत ले चलती हूँ। सबको सही फैसला करने दो। और फिर मेरी सास तुमसे बहस नहीं कर रही। वह इसलिए क्योंकि मेरी सास बहुत अच्छे स्वभाव की है। आज की यह बात तुम या तो सबूत दो, हम जितना चाहिए उतना मुआवजा देंगे, या फिर तुम मेरी सास से माफी मांगो तो यह मामला खत्म। अगर तुम फिर से बकवास करोगे तो मैं अभी कस्बे में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराऊंगी। वो क्यूइन, वो अच्छे स्वभाव की है। तुम ये पागल औरत क्या सपने देख रही हो? चली जाओ यहाँ से। तुम्हारे घर में 2 शेरनियाँ हैं। मेरी बदकिस्मती। केवल 2 रुपये ही क्यों? सच में पैसे नहीं है। रुको, मुझे तो यह लड़की बहुत सुंदर लग रही है। क्यों ना हम दोस्तों के साथ मजा करें? नहीं। बदमाश, मैं तुम्हें लड़कियों को परेशान करने नहीं दूंगी। तुम ठीक तो हो ना? मेरा नाम आशा है। आगे अगर तुम फिर ऐसे बदमाशों से मिलो तो मेरा नाम लेना। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। चलो। आ इतने साल बाद भी बचपन जैसी ही है। बैठो। क्या वह मुझे डराने की कोशिश कर रही है? अभी बहुत अच्छा किया। ये चूड़ी मेरी शादी के वक्त मेरी सास ने मुझे दी थी। आओ, तुम्हें पहनकर अच्छी लगती है। पसंद नहीं है? हो भी सकता है। डिजाइन थोड़ी पुरानी है। कोई बात नहीं। माँ के पास और भी डिजाइन है। ये सब भी तुम्हारे लिए हैं। आओ, तुम चुन लो। देखो क्या पसंद आता है। यह सच में एक साधारण परिवार है। नहीं तो सब पिघलाकर एक बड़ी बना दे। नहीं, जरूरत नहीं है। माँ, आशा, यह माँ का प्यार है। तुम इसे स्वीकार कर लो। तो फिर माँ, शुक्रिया। लेकिन मुझे बस यह एक ही काफी है। बाहर पहनकर घमंड दिखाना तो लोग नजरें गड़ाए रहेंगे। आशा, तुम हमारे इस ग्रामीण क्षेत्र में ब्याही आए हो। तुम्हारी तकलीफ हुई है। तुम समझदारी से काम लेना। ये बदमाश लड़का कल रात ने तुम्हें परेशान तो नहीं किया? नहीं, कल रात हमारा बिस्तर टूट गया था। सारी रात सो नहीं पाए। माँ, आशा, आप लोग बातें करते रहिए। मैं पहले खाना बनाने चला जाता हूँ। आशा, तुम हमारे अर्जुन से शादी कर रही हो। इससे माँ का दिल खुशी से भर गया है। तुम चिंता मत करो। आगे से घर में कोई अच्छी चीज आएगी तो माँ सबसे पहले तुम्हें ही दूंगी। ये जगह अब से तुम्हारा घर है, समझी ना? तो माँ ने अभी घर की सारी कीमती चीजें मुझे दे दी हैं। माँ, ये बहुमूल्य चीजें आप संभाल कर रख लीजिए। जब मैं अर्जुन से शादी कर चुकी हूँ तो मुझे मेहनत से डर नहीं लगता। आगे से मैं इस घर को अच्छे से संभालूंगी और किसी को भी आप पर हावी होने नहीं दूंगी। तो तुम बैठो, आराम करो। आशा, आओ। ये हमारे घर का खाता बही है। आगे से ये घर तुम्हारे हाथ में है। इतना मोटा खाता भी? सब हमारे घर का कर्ज है। माँ बूढ़ी हो गई है। हर महीने ये देखकर कि यह बढ़ता ही जा रहा है, आंखें थक जाती हैं। चिंता से परेशान हूँ। माँ, आप चिंता न करें। आगे की जिम्मेदारी मैं अर्जुन के साथ मिलकर धीरे धीरे उठा लूंगी। यह कस्बे का मॉल, खेतों की जमीन
और पहाड़ी इलाका सब हमारे घर के हैं। हाँ, मुझे डर था कि अर्जुन जिस लड़की से शादी करेगा वो घर के कारोबार को स्वीकार नहीं करेगी। चिंता से परेशान थी, रात भर नींद नहीं आती थी। तुम्हारी बात सुनकर मुझे चैन मिला। अरे बाप रे, प्रिया ने क्या झूठी जानकारी दी थी। अगर उसे पता चलता कि अर्जुन का परिवार इतना अमीर है तो उसे बहुत पछतावा होता, लेकिन ऐसा नहीं है। क्या अर्जुन एक साधारण मजदूर नहीं है? वह कैसे? खाना तैयार है, खाना तैयार है। जिनसेंग, अबालोन, गैनोडर्मा, यह एक बार का खाना कुछ 100 रुपए के बिना कहाँ से खा सकते हैं? कल कारखाने से जल्दी में आया था, कुछ भी नहीं खरीदा, लेकिन ये सब पहाड़ों से लाए गए हैं। तुम आशा को यही सब खिला रहे हो? नई बहू अभी आए हैं, उसे तो अच्छे से पोषण मिलना चाहिए। हम बहुत स्वादिष्ट है। धीरे धीरे, धीरे धीरे। मैं सब साफ कर लेती हूँ। अर्जुन, तुम आशा को कब बताने वाले हो कि तुम नवरंग के मैनेजर हो? अर्जुन, तुम आशा को कब बताने वाले हो तुम नवरंग के मैनेजर हो? माँ, अभी और थोड़ा इंतजार करो, अभी सही वक्त नहीं आया है। रुको, जल्दी जाकर अपनी बहू के बर्तन धोने में मदद करो। इतनी अच्छी लड़की, उसका अच्छे से ख्याल रखना। ठीक है माँ। कौन है? तुम अपने कपड़े लेना भूल गए। आशा, क्या हुआ? शुक्रिया। क्या बना रहे हो? बस कुछ कुछ बना रही हूँ। यह मौसम कितना ठंडा है, जल्दी से कपड़े पहन लो। तुमने जो यह डिजाइन किया है शहर के विशाल स्टोर में नए आए फैशन से भी बेहतर है। अगर इससे कपड़े बनाए जाए तो जरूर बहुत पसंद किए जाएंगे। तुम्हें डिजाइनिंग भी आती है? मैं कारखाने में मशीनें ठीक करता हूं ना, वहां रोज उन कपड़ा सिलने वाले मास्टरों की बातें सुनता रहता हूं, तो धीरे धीरे समझ आ गया। अब शाम ढल रही है, रात को चित्रकारी करने से आंखों पर बुरा असर पड़ता है। जल्दी आराम कर लो। यह तो सिमंस है। यह कुछ 100 रुपए का होगा। तुमने इतना महंगा बिस्तर क्यों खरीदा? बस तुम्हें पसंद आए तो ठीक है। चलो आजमाते हैं। बस इतना ही? तुम क्यों छुप रहे हो? मैं तुम्हें खा तो नहीं जाऊंगी। मुझे डर है कि मैं खुद को रोक नहीं पाऊंगा।
तो फिर मत रोको। नहीं, नहीं, आशा, नहीं। मैंने तुम्हें अभी अभी तो घर लाया है। मैंने दावत तक नहीं की है। मैं तुम्हारे साथ इतनी लापरवाही नहीं कर सकता। जब मैं दावत का इंतजाम कर लूंगा, तुम्हें एक अच्छी पहचान दिलाऊंगा, तब हम इतनी बातें। मुझे फिक्र नहीं पड़ता। यह शादी की दावत मुझे करनी ही है और कस्बे के सारे महत्वपूर्ण लोगों को बुलाना है। मैं तो आशा को बताना चाहती हूँ कि मैं उससे बेहतर जी रही हूँ। क्या करना है यह? घर में इतने पैसे कहाँ हैं? मैं एक कार्यशाला अधिकारी हूँ, वेतन बस इतना ही है। इतना बड़ा कार्यक्रम क्यों करना है? बेकार का शोर। तुम्हारे पास काबिलियत नहीं है और तुम मुझे शोर करने वाली कहते हो। तुमने पहले आशा से छुपकर मुझसे चिपकने का प्रयास किया था, तब तो ऐसा नहीं कहा था। अब एक सही दावत तक नहीं कर सकते। तुम मुझे उसके सामने शान से सिर उठा सको। बस हो गया, जाओ मेरे लिए पैर धोने का पानी लेकर आओ। पूरा दिन थक गया हूँ। अगर शादी की दावत नहीं होगी तो मायके का तोहफा तो तुम मुझे दोगे ही ना। कम से कम मैं आशा के साथ ही एक ही दिन मायके जा रही हूँ। तुम तो मुझे उसके सामने शर्मिंदा हो जाओ। अरे ठीक है, ठीक है, जाओ जल्दी जाओ। आशा, तू देख लेना, मैं तुझसे जरूर बेहतर जीऊंगी। मैं कारखाने जा रहा हूँ। दलिया गरम है, गरम गरम पी लो। लगता है यह भोला भाला है। अचरज की बात है, यह तो बड़ा ध्यान रखने वाला है। मैनेजर, आप इन दिनों कारखाने क्यों नहीं आ रहे? जाहिर है बीवी के साथ हूं ना। क्या तुमने शादी कर ली? अरे इतना हंगामा मत करो। वो लड़की जिसे तुम चुपके से चाहते थे, तुम उसके लिए राजेश के परिवार से सगाई तोड़ने जा रहे थे, फिर अचानक शादी कैसे हो गई? नहीं तोड़ी ना? वही तो है। अच्छा, तो संयोग ही है, सचमुच संयोग। अच्छा सुनो, एक काम है, मेरी मदद कर दो। आमतौर पर यह मायके का तोहफा क्या दिया जाता है? पैसे ना, आजकल तो कुछ भी नहीं, असली पैसा ही काम आता है। वह तो बड़ा फूहड़ लगेगा। तुम समझते ही नहीं। तुमने कहा था ना कि वो लड़की घर में बहुत सताई जाती है। अपनी बीवी का रुतबा बढ़ाना चाहते हो? अंदर आइए। सचिव मोहन, आप अकेले यहाँ हैं। मैं आपके साथ बैठता हूँ। वह जो अभी थे। और कौन? मैनेजर है ना? मैनेजर? इतना जवान। हमारे मैनेजर का नाम क्या है? अर्जुन। जो नहीं पूछना चाहिए वो मत पूछो। हाँ हाँ हाँ। माँ, इतना भारी सामान, मुझे मदद करने क्यों नहीं कहा? नहीं, नहीं चाहिए। यह माँ ने तुम्हारे लिए मायके का तोहफा तैयार किया है। यह तो बहुत कीमती है। अरे बच्ची, ये तुम्हारी पहली बार मायके जाने की यात्रा है। मैंने सुना है वो तुम्हारी छोटी बहन भी उसी दिन मायके जा रही है। क्या वो तुम्हें नीचा नहीं समझती थी? हमें ज्यादा तैयारी करनी चाहिए। आओ, रख लो, जोर से उसे नीचा दिखाना। यह तो बहुत ज्यादा है।
अब ठीक लग रहा है। अच्छे से उनके साथ वापस जाना। मेरी बहू का ख्याल रखना, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। आओ, रख लो। इतना भारी, जैसे ईंट हो। इसमें क्या है? यह मायके का तोहफा है। मायके जाने वाले दिन ही इसे खोलना। सच में नहीं चाहिए। वह राजेश और उसका परिवार इन चीजों के लायक ही नहीं है। आशा, माँ की बात मानो। अर्जुन तुम्हारे साथ जाएगा, तुम्हारी इज्जत बचाने के लिए। पहले वे तुम्हें हमेशा सताते थे, अब उन्हें दिखाना है कि तुमने अच्छी शादी की है, कि कोई तुम्हें चाहता है, समझी? हाँ। आज हमारी प्रिया पहली बार मायके आ रही है। पहली बार मायके जाने का दिन है। प्रिया ने पिछले दिनों ही कहा था। आज अनिल भी आ रहा है। पड़ोसियों को दिखाना होगा हमारी बेटी की अच्छी शादी हुई है। आज वो आशा, वो भी आ रही है, कहीं कुछ गड़बड़ न हो जाए। वह आए तो आए, वह हमारी प्रिया की बराबरी कहाँ कर सकती है। हमारी प्रिया से एक कॉलेज छात्र से शादी की है और कार्यशाला अधिकारी भी है। ठीक है, उसे पता चल जाने दो। वह पूरी जिंदगी हमारी प्रिया की बराबरी नहीं कर पाएगी। हाँ, हमारी प्रिया ने तो शादी की है एक ऊंचे आदमी से। आशा, आज यह आशा, आज यह आशा, आज यह आशा अगर फिर से पागल हो गई तो अनिल उसके पति को कारखाने से निकाल दिया जाए। देखो क्या आ गए हैं। आ गए, आ गए, आ गए। आ गए, आ गए। यह वो 4 पहिया गाड़ी है। देखो कितनी शानदार लग रही है। हाँ, अनिल तो है ही कस्बे के कपड़ा कारखाने का अधिकारी। भविष्य बहुत उज्जवल है। अनिल, तुम सच में बहुत अच्छे हो। आशा आज कहीं नहीं आ रही है क्या? कम से कम माता पिता ने उसे पाला पोसा है इतने सालों तक। क्या शादी करके पहली बार मायके भी नहीं आ रही? सचमुच बेईमान है, बिल्कुल। कृतज्ञ है। आशा तो देखने में ऐसी नहीं लगती थी। चेहरा देखकर इंसान को नहीं पहचान सकते। मैं सोच रही थी कौन पीठ पीछे मेरी बुराई कर रहा है। पता चला मेरी यही बड़ी बहन है। पहली बार मायके आते ही मेरी मौत की उम्मीद कर रही हो। तुम्हारा दिल बहुत काला है। तुम बुआ और फूफाजी, ये हैं मेरे पति अर्जुन। आशा, तुम्हारे पति तो बहुत सुंदर हैं। टीवी के सितारों से भी ज्यादा अच्छे लगते हैं। राजेश, कहा तो था कि कारखाने का मैकेनिक है। इस पहनावे को देखो तो बड़े साहब जैसे लगते हैं। अनिल से भी ज्यादा सुंदर हैं। हाँ, सही कहा। साफ सुथरे हो गए, अब तो इंसान जैसे दिखने लगे हैं। इसकी तो किस्मत ही चमक गई। सुंदर होने से क्या होता है, फिर भी तो गवार ही है। मेरे अनिल तो कार्यशाला अधिकारी हैं। अभी मेरी पीठ पीछे मेरी बुराई कर रहे थे, इतनी जोर से बोल रहे थे ना, अब क्यों एकदम चुप हो गए? आशा, तुम हद से ज्यादा आगे मत बढ़ो। प्रिया तो तुम्हारी मदद करने आई थी और तुम हो कि लौटते ही उसे डांटने लगी। क्या तुम्हें बड़ी बहन होने का एहसास भी है? तुम सही कहा। मुझे सचमुच एक बड़ी बहन की तरह पेश आना चाहिए और इसकी इस डरपोक गरीब आदमी मायके आए हो तो कुछ ठीक ठाक चीजें भी लाते। इतना कुछ लेकर शादीशुदा होने का दावा करते हो। देखो मैंने हमारी माँ के लिए क्या लाया हूँ। माँ, गिनकर देखिए ना। इतने सारे पैसे। मेरी बेटी ही समझदार है। आखिरकार तो एक गरीब से ही शादी की है, मायके का तोहफा तक नहीं दे पा रहे। बेचारी। यह आशा तो बहुत फूहड़ लग रही है। सुनो, ये प्रिया अनिल से शादी करके राजेश के परिवार की तो जिंदगी सुधर गई। किसके मायके का तोहफा इतने पैसे देता है? अनिल तो बहुत दरियादिल है। बड़ी बहन, इतनी दूर से आई हो और इतना कचरा लेकर आई हो, तुम्हें भारी भी नहीं लगा?
अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो मुझसे कह सकती थी, मैं उधार दे देती। और यह सब तुम्हें शर्म भी नहीं आई लाने में, हमारी माँ के लिए मायके का तोहफा बनाकर। हाँ आशा, तुमने यह क्या लाया है? तुम इनकी बातों पर ध्यान मत दो। आशा, खोलकर इन्हें दिखा दो। ठीक है, मैं करता हूँ। इतने सारे पैसे। ढोंग करना, मुझे यकीन नहीं है कि तुम जैसे गरीब आदमी कुछ अच्छा निकाल सकते हो। तुम्हें क्या मतलब? चलो अंदर चलते हैं, बाहर धूप तेज है, धूप में मत रहो। प्रिया, आज माँ ने तुम्हारी पसंद का खाना बनाया है, चलो। आशा, अगर तुम यहाँ नहीं रहना चाहती तो हम घर चलते हैं फिल्म देखने। मुझे क्या तकलीफ है? चलो, यह खाना तो मुझे खाना ही है। अगर वे मुझे चैन से नहीं रहने देंगे तो फिर कोई भी चैन से नहीं रहेगा। अनिल, देखो, यह कल की है। मैंने कस्बे में अच्छी शराब खरीदी थी। आओ, मैं तुम्हारे लिए। मुझे कल काम पर जाना है तो नहीं पीऊंगा। पिताजी, अनिल तो कारखाने के अधिकारी हैं। कपड़ा कारखाने में रोज हजारों ऑर्डर आते हैं, बहुत व्यस्त रहते हैं। व्यस्त रहना अच्छा है, आदमी है न, थोड़ा महत्वाकांक्षी तो होना चाहिए। अनिल, मैं और तुम्हारी माँ गांव में एक कपड़ों की दुकान खोलना चाहते हैं। देखो, क्या तुम्हारे कारखाने से सस्ते में माल ले सकते हैं? यह तो कोई बड़ी समस्या नहीं है। मैं कारखाने में थोड़ा बोल तो सकता हूँ। यह मेरी जगह है। मैं कुछ लोगों की तरह नहीं हूँ जिनके पास स्थायी नौकरी तक नहीं है। यह मेरी जगह है। मैं कुछ लोगों की तरह तो नहीं हूँ, स्थायी नौकरी भी नहीं है। हाँ अनिल, पहले तुम हमारे गांव में एकमात्र कॉलेज छात्र थे, अब कपड़ा कारखाने के अधिकारी भी हो। तुम्हारी वजह से हमारा परिवार आज यह दिन देख पाया है। हमारी प्रिया भी भाग्यशाली है, कुछ लोगों की तरह नहीं, खुद भी कुछ नहीं है। गवार से शादी कर ली, खुद भी तहजीब नहीं जानती। पिताजी, ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए। अगर बड़ी बहन को भविष्य में खाने को न मिले तो मैं भी जीजाजी को कार सुधारने का मौका दूंगी, है ना अनिल जी? सगाई तोड़ने की बात तो मैं आशा का कर्जदार हूँ, पर बस उसे कहना होगा। तब जब मैं मैनेजर को रिपोर्ट करने जाऊंगा जिक्र कर दूंगा। बस कह देना, यह परिवार के रिश्तेदार का धंधा है, आपूर्ति मूल्य बिल्कुल कम होगा। आशा, तुमने सुना कि नहीं? जल्दी से अनिल को शराब पेश करो। नहीं, अरे तुम ठीक हो। मैंने तुम्हें बेकार में 12 साल पाला। कुत्ता पाल लेता तो बेहतर था, कुछ काम का नहीं, कुत्ता भी पूंछ हिलाता। तेरे माता पिता ने तुझ जैसा घर का भेदी कैसे पैदा किया? वे जल्दी मर गए, सही में उन्हें सजा मिली। ठीक है, आज का यह खाना तुम ठीक से नहीं खाना चाहते तो फिर कोई नहीं खाएगा। ठीक है, यह खाना तुम लोग अच्छे से खाना ही नहीं चाहते तो फिर कोई भी न खाए। अनिल जी, तुम यह कृतघ्न, हमारे राजेश के परिवार ने तुम्हें इतने सालों तक पाला पोसा तो बस एक मेज उलटने वाला ऐसा इंसान पाया। आशा, तेरे माता पिता जल्दी चले गए, तुझे हमारे हवाले करके। हमने तो तेरे साथ दिल से पेश आया है। तू शादी करके बाहर वालों का साथ क्यों देने लगी? मेरी बड़ी बहन, तू बस देख तो, तेरी यह अच्छी बेटी। तुम लोगों को मेरे माता पिता का नाम लेने की क्या हिम्मत है? तुमने उसका मुआवजा हड़प लिया, उसका स्कूल में दाखिला छीन लिया और अब उसे इस तरह सताते हो। मेरे ससुर सास मरने के बाद भी जाने तो वाकई बेचैन हो जाएंगे। क्या हमने उसे पालने में पैसे नहीं खर्च किए? उसने थोड़ा बलिदान दिया तो क्या हुआ? तू एक
जिसे खाने तक के पैसे नहीं हैं। ऐसा अस्थायी कर्मचारी, तुझे क्या हक है हमें सबक सिखाने का? क्या ऐसा है? अच्छा, कपड़ा कारखाने के कपड़े तुम में से कोई भी एक भी नहीं ले जा पाएगा। क्या दिखावा कर रहे हो? यहाँ तुम्हारी बोलने की क्या औकात है? बिल्कुल सही। मैं कारखाने में कार्यशाला अधिकारी हूँ और तुम एक साधारण मैकेनिक हो, वह भी अस्थायी। शायद मशीनें ठीक करते करते तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? क्या हुआ? तुम्हें जीने का मन नहीं है क्या? हेलो मैनेजर साहब। मोहन, सूचना जारी करो। अनिल को उसके पद से निलंबित कर दो और उसके पिछले सभी आय के स्रोतों की जांच करो। जी ठीक है, मैं तुरंत इंतजाम करता हूँ। यह चेहरा कहीं देखा हुआ सा लग रहा है। क्या? अनिल जी, तुम्हारा चेहरा इतना सफेद क्यों है? क्या तुम बीमार हो? प्रिया, तुमने अभी कहा था। उसका नाम क्या है? अर्जुन। हमारे मैनेजर का नाम क्या है? अर्जुन। तुम? तू क्या तू हकलाने लगी क्या? तुम सचिव मोहन को जानते हो? तुम बहुत बेवकूफ भी नहीं हो ना। क्या दिखावा कर रहे हो? अनिल जी, तुम उसके झांसे में मत आना। यह आदमी सगाई के वक्त एक नकली घड़ी लाया था और वह भी एक खास ब्रांड की। अगर असली होती तो बहुत महंगी होती। खैर, मेरी नजर तेज थी, मैं उसके झांसे में नहीं आई। और सुनो, कारखाने में कोई भी उसे नहीं जानता, तो वह सचिव मोहन को कैसे जान सकता है? बिल्कुल सही, मैंने ही कहा था। सचिव मोहन कैसे तुम जैसे अस्थायी कर्मचारी को जान सकते हैं? क्या सचमुच? अच्छे से देखो, सचिव मोहन ने लेकिन खुद मुझे फोन किया था। मैं अभी उन्हें बताता हूँ। कोई उनके नाम का इस्तेमाल कर रहा है दिखावा करने के लिए। आशा, मैं तुमसे कहता हूँ, मैं आज तुम्हें और तुम्हारे इस गवार को परिणाम भुगतने पर मजबूर कर दूंगा। अच्छे से देखते रहो। कोई बात नहीं। हेलो, सचिव मोहन। अनिल, तुम्हें निलंबित कर दिया गया है। क्या? सचिव मोहन, कहीं आपसे कोई गलती तो नहीं हो गई? गलती? यह मैनेजर का सीधा आदेश है। बेहतर होगा मैनेजर के वापस आने पर तुम खुद उन्हें समझा देना। हेलो हेलो हेलो। क्या? कैसे हो सकता है? प्रिया, तू एक बचलन औरत है, मुझे मार डाला। अनिल जी, तुमने एक बाहरी व्यक्ति के लिए मुझे मारा? मैंने मारा तो क्या हुआ? अगर तू न होती तो आज यह सब होता क्या? अशुभ बचलन औरत, मुझे मार डाला, समझी? वो जीजाजी, मैं अभी इस बचलन औरत को बाहर निकाल देता हूँ। आज की बात मुझे माफ कर दीजिए। ठीक है, क्या आप मेरी तरफ से सचिव मोहन के सामने कुछ अच्छी बातें कर सकते हैं? अभी नहीं गया तो? मैं जा रहा हूँ। अनिल। आशा बेटी, प्रिया का इरादा ऐसा नहीं था। वो चाहे कुछ भी करे, वो तुम्हारी छोटी बहन तो है ना। बस बुआ की खातिर देख लो। अगर प्रिया का सच में तलाक हो गया तो वो आगे गांव में कैसे रहेगी? आशा। अर्जुन, तुम उस सचिव मोहन से सच में जुड़े तो नहीं हो ना? नहीं। नहीं। मैं मोहन को जरूर जानता हूं, लेकिन इस बार बिल्कुल उसकी अपनी बदकिस्मती थी। हाँ, तुम तो पूरा वक्त मेरे साथ ही थे। सचिव मोहन से संपर्क करने का वक्त कहा था। माफ करना, मेरी गलती है। मैं तो तुम्हारा पति हूं, तुम इतनी दूरी क्यों बना रही हो? माता पिता के जाने के बाद से हर मुसीबत का सामना मैंने अकेले ही किया है। पहली बार किसी ने मेरे सामने मेरा साथ दिया है। आशा, आज से मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। अच्छा, वो पैसे
तुम खुद रख लो, किसी भी हालत में प्रिया को मत देना, उन लोगों को। मैं रखकर क्या करूंगा? वो तो तुम्हारे लिए है, वो तुम्हारे ही हैं। यह कैसे हो सकता है? उसे मेरी तरफ से दहेज समझ लो। पागल, दहेज कोई 2 बार देता है क्या? अच्छा, और यह भी, यह तुम रखो। यह पुराना मोबाइल फोन, हाँ, यह चीज जरूर बहुत महंगी होगी। तुमने इतने पैसे क्यों खर्च किए इसे खरीदने में? आशा, आदमी अपनी पसंद की औरत पर पैसे खर्च करता है, उसके पीछे कोई क्यों होता है? और सच कहूं तो मैं बस चाहता था कि आगे अगर तुम्हें फिर कभी ऐसी मुसीबत आए तो तुम मुझे हर वक्त संपर्क कर सको। तुमने अभी इसी से सचिव मोहन से बात की थी क्या? अर्जुन, डर के मारे कैसे कांप रहे हो? आशा, माफ करना, मैंने तुमसे झूठ बोला है। दरअसल मैं नवरंग कपड़ा कारखाने का मैनेजर हूं, लेकिन मैंने जानबूझकर तुम्हें धोखा नहीं दिया। मुझे पता है कि कई साल पहले तुम्हारे माता पिता का कारखाने में हादसा हुआ था और मेरे पिताजी उस वक्त के मैनेजर थे। तुम्हें ना बताना तुम्हारी गलतफहमी से बचने के लिए था, लेकिन मैं वादा करता हूं मेरे पिताजी वाकई ऐसे नहीं थे। क्या सोच रहे हो? इतना खो गए हो? नवरंग कारखाना हाल ही में नए डिजाइनर की तलाश में है। मैं कोशिश करना चाहती हूँ। तुम कैसे? मैंने सुना है तेरे माता पिता 10-12 साल पहले कपड़ा कारखाने में ही हादसा हुआ था। तुम अचानक वहां वापस जाना क्यों चाहती हो? माफ करना। सब बीत गया। उस साल एन कपड़ा कारखाने में आग लग गई और दरवाजा अंदर से ताला लग गया। यह कैसे मुमकिन है? इतना बड़ा संयोग हो सकता है क्या? मुझे जरूर पता लगाना है उस साल की सच्चाई। चलो कोशिश करते हैं। वैसे भी तुम्हारा डिजाइन तो बहुत अच्छा है, जरूर किसी को पसंद आएगा। मैं एक फोन करता हूं। तो मैं पहले नहा धो लेती हूँ। मोहन, अगले महीने कारखाने में एक फैशन डिजाइन प्रतियोगिता कराओ। जीतने वाला सीधे कारखाने में डिजाइनर बन सकता है। वेतन सबसे ऊंचे स्तर का रखना। बस एक बात है, मेरी पहचान जरूर गुप्त रखना। बस यही कहना है कि यह कारखाने की सामान्य प्रतिभा चयन प्रक्रिया है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। जी मैनेजर, मैं तुरंत इंतजाम करता हूँ। अंदर आओ। सचिव मोहन, व्यस्त हूँ। मेरी उस बहाली की बात, क्या आप फिर से एक बार रियायत दे सकते हैं? मैं वादा करता हूँ फिर कभी गलती नहीं करूंगा। मैंने पिछली बार वो डिजाइन लिए थे, उनसे हमारे कारखाने को कितने पैसे कमाए थे। हाल ही में कारखाने में हाथ भी कम पड़ रहे हैं। आप बस मुझे एक और मौका दे दीजिए ना। चलो ऐसा करते हैं, अगले महीने कारखाने के अंदर एक फैशन डिजाइन प्रतियोगिता विजेता हमारे कारखाने का डिजाइनर बन सकता है। तुम नामांकन करके रैंक ले सकते हो या फिर कारखाने के लिए प्रतिभा ला सकते हो। बस काम अच्छे से कर लिया तो मैं ऊपर वालों से बात करके तुम्हें पद पर बहाल करवा दूंगा। अरे बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, शुक्रिया सचिव मोहन। मैं निश्चित रूप से इस मौके का अच्छे से फायदा उठाऊंगा। और हाँ सचिव मोहन, मैंने पहले आपसे सुना था कि हमारे मैनेजर का उपनाम अर्जुन है। क्या उनका पूरा नाम अर्जुन चिंजू है? तुम्हारे पास खाने के अलावा और कोई काम नहीं है क्या? मैनेजर के बारे में जो नहीं पूछना चाहिए वो मत पूछो। हाँ हाँ हाँ, यह अर्जुन सच में एक धोखेबाज है। पिछली बार मैं डर के मारे कांप गया था। जब मैं फिर से पद पर बहाल हो जाऊंगा तो उसे नौकरी से निकाल दूंगा।
अर्जुन, देखो, यह नवरंग कपड़ा कारखाना अभी चला रहा है एक डिजाइन प्रतियोगिता। पहला स्थान पाने वाला डिजाइनर बन सकता है। तो यह तो अच्छी बात है ना? हाँ, देखो ना। मुझे तुम पर यकीन है, तुम्हें पुरस्कार जरूर मिलेगा। तुम मुझे बच्ची समझ रहे हो? तुम बच्ची ही तो हो ना? अर्जुन, प्रिया, प्रिया, अरे प्रिया, तुम क्या कर रहे हो? हमारी यह शादी नहीं टूटेगी। हमारा मौका आ गया है। क्या मतलब? हमारे कारखाने में एक कपड़ा डिजाइन प्रतियोगिता होने वाली है। बस जीत जाओ तो कारखाने में वरिष्ठ डिजाइनर बन सकते हो। सचिव मोहन ने कहा है, इस प्रतियोगिता में अच्छा स्थान पाने पर मैं फिर से अपना कार्यशाला अधिकारी का पद वापस पा सकूंगा। डिजाइन प्रतियोगिता, इसका मुझसे क्या लेना देना? यह ठीक नहीं है। अगर तुमने उस साल डिजाइन का मसौदा न बनाया होता तो मैं कैसे कार्यशाला अधिकारी के पद तक पहुंच पाता? यह प्रतियोगिता, तुम कुछ अच्छे डिजाइन बना दो, बस इस प्रतियोगिता को जीत लो तो मैं बहाल हो जाऊंगा। फिर आशा वो लड़की मेरे जूते उठाने लायक भी नहीं रहेगी। धत तेरे की, पहले आशा की चीजें ले ली, अब तो लगभग खत्म हो गई हैं। मैं अब कहाँ से 2 और डिजाइन के मसौदे निकालूं? ठीक है, तो मैं कोशिश करती हूँ, पर मैंने इतने लंबे समय से डिजाइनिंग नहीं की है। अच्छा कर पाऊंगी या नहीं, कोई गारंटी नहीं। अरे चिंता मत करो, तुम जरूर कर लोगी। जो कुछ भी चाहिए मैं तुम्हारे लिए खरीद दूंगा। अरे आशा, यहाँ कूड़ा बीन रही हो क्या? अरे क्या हुआ? हमें देखकर चले जाना चाहती हो? तुम क्या चाहते हो? मैंने सुना है तुमने भी हमारे कारखाने की डिजाइन प्रतियोगिता में हिस्सा लिया है। मैं कहता हूँ तुम्हें अपनी औकात देखनी चाहिए। तुम इस लायक हो क्या? मैं तुमसे कह रहा हूँ आशा, मारपीट करना कानूनन अपराध है। इतने सारे लोग देख रहे हैं। तो फिर जल्दी से भाग क्यों नहीं जाते? आशा, तुम मेरे साथ ऐसे बदतमीजी से क्यों बात कर रही हो? तुम अभी शांति से प्रतियोगिता से हट जाओ तो अभी भी वक्त है, वरना बाद में सबके सामने शर्मिंदा हो जाओगी। कुछ सपने ही रहने देने चाहिए। इतने सालों से तुमने कुछ नहीं बनाया। क्या तुम्हें अब भी पता है कपड़ों का डिजाइन कैसे बनाते हैं? बिल्कुल सही। तुम अभी अच्छे से मुझसे माफी मांग लो और मेरी खुशामद करो। शायद मैं सचिव मोहन के सामने तुम्हारी तारीफ कर दूं। शायद तुम्हें एक सांत्वना पुरस्कार भी मिल जाए, तो तुम्हारा आना व्यर्थ नहीं जाएगा। अनिल, तुम्हारी इज्जत की क्या कीमत है? अगर वाकई कुछ काम आती तो क्या तुम्हें निलंबित किया जाता? तुम दिन भर पिल्ले की तरह सचिव मोहन के चक्कर लगाते रहते हो। और तुम, प्रिया, वह डिजाइन का मसौदा कैसे बना? क्या तुम्हें खुद पता नहीं है? तुम क्या बकवास कर रही हो? वे सब मैंने खुद बनाए थे। सच में? तो क्या तुम उन्हें बताओगी कि वे कैसे बने थे? प्रिया, इसका क्या मतलब है? क्या तुम्हारा वह डिजाइन कहीं अरे आशा, अरे मुझे पता है तुम बस प्रिया के विश्वविद्यालय जाने से जलती हो और मेरे साथ है इसलिए। तुम्हें कद्र ही नहीं पता। नहीं तो हमारी प्रिया से कुछ सीख लो। और वो तुम्हारा पति, मैं तुम्हें बता दूं, वह एक धोखेबाज है। मैंने सचिव मोहन से इस बारे में पूछताछ की। कारखाने में ऐसा कोई है ही नहीं। हाँ, एक अस्थायी कर्मचारी रोज सचिव मोहन के नाम का इस्तेमाल करके लोगों को ठगता है। अपनी औकात देख ले, खुद क्या हालत है। तुम्हें क्या? आशा, मेरी सलाह है उस पर भरोसा मत करो। डिजाइन प्रतियोगिता जैसी चीज तुम जैसी गांव की लड़की के बस की नहीं। अनिल, तुम्हें शर्म नहीं आती? दूसरों की चिंता करते हो। तुम जैसे आदमी जो औरत के डिजाइन से ऊपर उठे हो और दूसरों पर रौब जमाते हो, घटिया आदमी। और तुम, प्रिया, तुम्हें लगता है अनिल तुम्हें सच में पसंद करता है? वह बस तुम्हारे डिजाइन के सहारे ऊपर उठना चाहता है। बस अगर उसे पता चल गया तुम्हारी असली काबिलियत क्या है तो वह तुम्हें छोड़ देगा। तुम
क्या देख रही हो? जल्दी चली जाओ। अरे प्रिया, तो ये प्रतियोगिता हम हिस्सा ही न ले, कैसे हो सकता है? अगर मैं नहीं गई तो अनिल जी मुझे तलाक दे देंगे। आशा तो बस एक पढ़ी लिखी भी नहीं है, मुझसे कैसे जीत सकती है? ठीक है, ठीक है। माँ, मेरे पास एक योजना है। आशा क्या भी इस डिजाइन प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं ले रही है? उसने कई डिजाइन के मसौदे बनाए होंगे। हमें बस उसके डिजाइन के मसौदे चुराने हैं और कहना कि वे मेरे हैं। जब प्रतियोगिता में पुरस्कार मिलेगा, अनिल जी मेरी बहुत इज्जत करेंगे। हमारे परिवार को भी फायदा होगा, है ना? ये ठीक नहीं है। अगर पकड़े गए तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। पकड़े कैसे जाएंगे? पहले भी तो मैंने उसके डिजाइन के मसौदे चुराकर कला महाविद्यालय में दाखिला पाया था। तुम अर्जुन के घर जाओ। तुम बस कहना कि तुम उसे याद करती हो, उससे बातें करो और मौका देखकर उसके डिजाइन के मसौदे चुरा लेना और मुझे दे देना। ये ठीक है माँ, कल ही चली जाऊंगी। मैं उसे यही बताना चाहती हूँ, चाहे वह कितनी भी मेहनत कर ले, उसकी चीजें आखिरकार मेरी ही होंगी। वह पूरी जिंदगी मेरे पैरों तले ही रहेगी और अपनी किस्मत को समझ ले। वहाँ खड़े होकर क्या कर रहे हो? आशा घर पर नहीं है। वो घर पर नहीं है क्या? तो मैं यहीं उसकी प्रतीक्षा करती हूँ। मैं उसका इंतजार करूँगी, तो आप प्रतीक्षा करें। मैं बस उसके लिए कुछ खाने का सामान लेकर आई हूँ। पिछली बार देखा तो वो काफी पतली हो गई थी। आप अंदर आकर प्रतीक्षा करें, आशा अभी आती ही होगी। मैं थोड़ा मांस लेकर आती हूँ। आशा, तुम आ गई। तुम मेरे घर क्या कर रही हो? मुझे घर पर कुछ काम है, मैं पहले चली जाती हूँ। आ गई। तुम्हारी बुआ अभी अभी आई थी। मैंने देखा कि वो ठंड से कांप रही थी, तो मैंने उसे अंदर तुम्हारा इंतजार करने को कहा। माँ, आगे से अगर राजेश के परिवार का कोई भी आने की हिम्मत करे तो आप सीधे बाहर निकाल देना। उनकी कोई इज्जत नहीं रखनी। ठीक है, ठीक है, तुम्हारी मर्जी। प्रिया सच में 1 इंच भी सुधर नहीं है। वही तरीका दोबारा आजमाना चाहती है। नहीं, हमारी आशा तो इतनी समझदार और प्रतिभाशाली है। भविष्य में अच्छे विश्वविद्यालय में जरूर दाखिला लेगी और वरिष्ठ डिजाइनर बनेगी। आशा, तुम्हें अच्छी तरह जीना है। नहीं पिताजी। माँ, आशा, क्या हुआ? बुरा सपना देखा? मैंने अपने माता पिता को सपने में देखा। आशा, अगर तुम्हारे ससुर और सास को पता चले कि तुम अब इतनी बेहतरीन हो, तो वे बहुत खुश होंगे। और फिर तुम यह मत भूलना कि आज से मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारा ख्याल रखूंगा, तुम्हारी रक्षा करूंगा। लेकिन मेरे माता पिता हमेशा चाहते थे कि मैं एक सुशील और शिक्षित इंसान बनूं। देखो मैं अभी ऐसी हूँ, वे मुझसे कैसे संतुष्ट हो सकते हैं? आशा, तुम ईमानदार और दयालु हो और अपने सहपाठियों के लिए भी खड़ी होती हो। तुम्हें कैसे पता? अर्जुन, मुझे किसी का मुझे धोखा देना सबसे ज्यादा नापसंद है। आशा,
दरअसल मैंने तुम्हें बहुत पहले देखा था। उस दिन मेरी माँ मुझे लेकर पहली बार कस्बे में आई थी। तभी मैंने तुम्हें अपनी महिला सहपाठी के लिए खड़े होते देखा। वह पहली बार था जब मैंने इतनी चमकती हुई लड़की देखी, जो सूरज की तरह गर्मी बिखेर रही थी। मैंने तुम्हें पहली बार देखा और तुम्हें याद कर लिया। ठीक है। अच्छा, तो कल की डिजाइन प्रतियोगिता क्या तुम जाओगे? मैं कारखाने में एक नई मशीन आई है, मुझे उस पर नजर रखनी होगी। अच्छा। नाराज हो गई? नाराज हो तो मुझे सजा दो। कैसे सजा दूं? जैसे चाहो वैसे सजा दो। सभी प्रतियोगियों, सभी आदरणीय न्यायाधीशों, नमस्ते। मैं नवरंग कपड़ा कारखाने की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं इस फैशन डिजाइन प्रतियोगिता में। ओह, आशा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? मुझे लगा था कि तुम अपनी औकात भूलकर जो भी हो पहले ही हार मान चुकी होगी। बड़ी बहन, मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि तुरंत प्रतियोगिता से हट जाओ, नहीं तो कुछ ही देर में न्यायाधीश तुम्हारी इतनी बुराई करेंगे कि तुम्हें खुद शर्मिंदा होना पड़ेगा। इतना खाली समय है तो तुम खेतों में जाकर कुछ और जमीन जोत लो। कुछ लोगों ने दूसरों की चीजें चुराई हैं, उन्हें दबकर रहना सीखना चाहिए। तुम क्या बकवास कर रही हो? तुम्हें पता नहीं है क्या? तुम्हारी हिम्मत तो देखो। आशा, मेरे साथ शर्त लगाने की हिम्मत है? इस बार की प्रतियोगिता पर किसका रैंक ज्यादा अच्छा होगा? अगर हार गए तो गांव में घुटनों के बल 2 चक्कर लगाने होंगे और सबके सामने कहना होगा कि मैं प्रिया से कम हूँ। अगर हम हारे तो भी वही करेंगे। क्या हिम्मत है? अनिल जी, यह तो बड़ी बहन के लिए मुश्किल है। उन्होंने तो विश्वविद्यालय भी नहीं पढ़ा, वह मुझसे कैसे जीत सकती हैं? ठीक है, शर्त मंजूर है। बस डर है कि तुम हारने पर मुकर न जाना। वो सचिव जी, एक बात पूछनी थी। वो जो अभी अधिकारी थे, उनका क्या नाम है? माफ कीजिए, कारखाने का उच्च अधिकारियों की जानकारी आपको नहीं दी जा सकती। प्रतियोगिता के लिए कृतियां जमा की जा रही हैं। कृपया सभी प्रतियोगी बैकस्टेज तैयारी कर लें। आशा, तुमने तो कमाल कर दिया। मुझे पता था कि तुम्हारे पास कोई और चाल बाकी है, लेकिन बस तुम्हारी स्कर्ट काट दूं तो जीतने वाली फिर भी मैं ही रहूंगी। यह क्या हुआ? ये स्कर्ट इतनी खराब कैसे हो गई? आखिर कौन इतना नीच है जो प्रतियोगिता से पहले ही ऐसी छोटी हरकतें कर रहा है? जरूर कोई उसकी जीत से डरकर ऐसा कर रहा है। अब यह प्रतियोगिता कैसे चलेगी? कृति जमा करने में सिर्फ आधा घंटा बचा है। कोई बात नहीं। जब से मैंने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का फैसला किया, मुझे पता था कि कुछ लोग हार नहीं सक पाएंगे, लेकिन इस छोटी सी चाल से मुझे हराना चाहती है। उसकी औकात नहीं है। मैनेजर, अभी आपने भाषण समाप्त किया। मैडम मेरे पीछे पड़ गई, आपकी पहचान पूछ रही थी। मैं काम करता हूँ, आप चिंता न करें। मैंने एक शब्द भी नहीं कहा। अब हम आमंत्रित करते हैं अगले प्रतियोगी को, प्रिया। ये स्कर्ट बहुत शानदार दिख रही है। डिजाइन पड़ी है ना? मुझे तो रंग बहुत चटकीले लग रहे हैं। देखकर ही खुशी का एहसास होता है।
आशा, तुम्हारी रुकावट के बिना इस प्रतियोगिता में विजेता बनना तय है। अगली प्रतियोगी आशा मंच पर आने के लिए तैयार हो जाइए। अगला प्रतियोगी आशा मंच पर आने की तैयारी करें। हमारी प्रिया पूरी तरह से फैशन डिजाइन की पढ़ाई की है। पहले फैशन संस्थान में वो तो मेधावी छात्रा थी। हाँ, कुछ लोगों की तरह नहीं। गवार लगती है, पूरी तरह गवार लगती है। और यहाँ शोर मचाने आ गई। बस हमारी प्रिया से जलन हो रही है। सचमुच शर्मिंदा करना है। आशा की बात कर रहे हैं क्या? अभी विश्राम कक्ष में उसे देखा भी था। अब क्यों नहीं आ रही? कहीं वाकई कोई काबिलियत नहीं है, प्रतियोगिता से हट गई। आशा, प्रतियोगिता में आने की हिम्मत नहीं है तो जल्दी हार मान लो। बाहर आकर शर्मिंदा मत करो। मुझे पता था वह कुछ नहीं कर पाएगी। मंच पर आने की हिम्मत भी नहीं। यह क्या है? क्या पहना है? ये कैसी स्कर्ट है? इतनी छोटी क्यों है? ये तो बहुत अनैतिक है। लेकिन सच में सुंदर है। अभी प्रिया की फूलों वाली स्कर्ट से कहीं ज्यादा ताजगी भरी है। ऐसा पहनकर बिल्कुल शर्म नहीं आती। बहुत ज्यादा खुली हुई है। ये स्कर्ट तो बहुत छोटी है। इसे बाहर पहनकर कैसे जा सकते हैं? लोग पीठ पीछे बुराई नहीं करेंगे क्या? ये कपड़ा तो बहुत जाना पहचाना लग रहा है। लगता है सबसे साधारण मोटा कपड़ा है। इससे भी डिजाइन बनाई जा सकती है। मुझे लगा कुछ खास होगा। पता चला तो बस एक अनैतिक छोटी जैकेट है। शायद किराना दुकान से बिना सोचे समझे उठा ली है। इसे लाने की हिम्मत भी कैसे हुई प्रतियोगिता में? बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारी तो एक पक्की कपड़ा डिजाइन प्रतियोगिता है। तुम ऐसे कपड़े पहनकर आई हो। क्या मंसूबा है तुम्हारा? आशा जी, क्या यही है आपकी अंतिम प्रतियोगिता कृति? यह मेरा डिजाइन तो है, लेकिन अभी पूरी तरह से पेश नहीं किया गया है। आशा, तुम तुरंत नीचे उतर जाओ। बकवास बंद करो, वरना कहीं ऐसा न हो कि न्यायाधीश डांटे और तुम शर्मिंदा हो जाओ। हाँ बिल्कुल। तुम दिखावा क्यों कर रही हो? डिजाइन की समझ नहीं है तो शर्मिंदा करने क्यों आई हो? सुन लो, हमारी प्रिया ने जो डिजाइन किया है वह ज्यादा ठीक है। वह सुंदर भी है और बाहर पहनने लायक भी, और उसमें डिजाइन भी है। सच कहूँ तो ये डिजाइन बहुत आधुनिक है। आम लोगों की पसंद के मुताबिक नहीं है। इसकी उपयोगिता भी ज्यादा नहीं है। इसकी तुलना में प्रतियोगी प्रिया की कृति प्रतियोगिता के विषय के ज्यादा अनुरूप है। क्या हुआ? बोल नहीं पा रही? ऐसी देहाती हमारी प्रिया से मुकाबला करने की सोच रही है। सचमुच नासमझ है। आदरणीय न्यायाधीशों, जब आशा जी ने अपनी कृति पूरी तरह से पेश नहीं की है तो क्यों ना उन्हें पेश करने दिया जाए, फिर निर्णय लिया जाए। मैं तो बस यही कह रहा हूँ, एक अस्थाई मैकेनिक होकर तुम्हें बोलने का क्या अधिकार है? जल्दी से बैठ जाओ। यहाँ शर्मिंदा करने मत आओ। शांति बनाए रखें। प्रतियोगिता के अनुशासन में बाधा न डालें। दिखावा क्यों कर रहे हो? हे भगवान, स्कर्ट, इसे इस तरह से भी डिजाइन किया जा सकता है? ये तो बहुत शानदार है। ये कितनी सुंदर है। पहले वाली प्रिया की फूलों वाली स्कर्ट से 100 गुना बेहतर है। अच्छा, आशा जी, आप तो एक प्रतिभाशाली हैं। आपने अभी इतने विश्वास के साथ मेरा समर्थन किया। क्या आपको डर नहीं लगा कि अगर मैं वाकई अयोग्य निकली तो आप इतने लोगों के सामने शर्मिंदा हो जाएंगे? अगर मुझे आप पर इतना भी भरोसा नहीं है तो मैं आपका पति कैसे बन सकता हूँ? मैनेजर साहब, बुरी खबर है।
कार्यशाला की बहुत सारी सिलाई मशीनें खराब हो गई हैं। कई ऑर्डर पूरे करने बाकी हैं। कृपया जल्दी से देख लीजिए। मैनेजर साहब। आशा, तुम सच में यह सोचती हो कि तेरे पति ने किसी एक्टर को किराए पर ले लिया है तो वह सच में कपड़ा कारखाने का मैनेजर बन गया है? प्रिया, तेरी यह बात, इसका मतलब क्या है? मान लो तुम्हें डर है कि मैं तुमसे बेहतर जीवन जी रही हूँ। डर है कि लोग जान जाएंगे कि तेरा पति मशीन ठीक करने वाला गरीब आदमी है, इसलिए तुमने यह घटिया तरीका अपनाया है। आज तो यहाँ इतने सारे अधिकारी मौजूद हैं। तेरे पति ने कपड़ा कारखाने के मैनेजर का झूठा रूप धारण किया है। यह धोखाधड़ी का अपराध है। फिर देखना, तुझे परिणाम भुगतना पड़ेगा। यह मत सोचना कि एक पुरानी स्कर्ट पहनकर और कुछ रैंक लेकर तू मैनेजर की पत्नी बन गई है। मैं तुझे बता दूं, तेरी यह जिंदगी कभी भी मुझसे आगे नहीं निकल पाएगी। अर्जुन, तुम चुप क्यों हो? मैं घर जाकर तुम्हें समझाता हूँ। अनिल, देखो, वह बोलने से भी डर रहा है। अच्छा, तुम लोग नवरंग कारखाना, लेकिन ऊपर के साथ सहयोग समझौता किया हुआ मान्यता प्राप्त कारखाना है। मैनेजर बनने का ढोंग करना वह धोखाधड़ी है। जेल जाना पड़ेगा। आशा, मुझे लगता है तुम गोली खाने के लिए बेताब हो गई हो। आशा, तुम जल्दी से अपने पति को अनिल से माफी मांगने के लिए कहो, मामला बड़ा न हो जाए। आशा, अगर तुम जेल में बंद हो गई तो हमारी प्रिया को मत घसीटना। कितनी शर्मिंदगी की बात है। हमारा परिवार तुम्हारे जैसे रिश्तेदार को नहीं मानता। इतने सालों से हमने तुम्हें बेकार में पाला। तुम जल्दी से चले जाओ। छोटी उम्र से लेकर अब तक, जब तक मेरे माता पिता जीवित थे, उन्होंने तुम्हें कितने पैसे दिए? तुमने कितने पैसे प्रिया पर खर्च किए और कितने पैसे मुझ पर खर्च किए? इसके अलावा राजेश के खेत सब मैंने ही जोते हैं। तुमने आखिर मुझे पाला क्या है? तुम क्या बकवास कर रही हो? तेरे माता पिता के जाने के बाद किसने तुझे एक रोटी दी? अब तेरे पंख आ गए हैं तो हमारे साथ पुराने हिसाब चुकता करने लगी। मुझे तो लगता है तुम सचमुच इस धोखेबाज से दिमाग खराब हो गई हो। ज़मीर तक खो दिया है। चलो मेरे साथ ग्राम पंचायत चलो। मैं सबको बताना चाहता हूँ तुम इस बेज़मीर, कृतघ्न औरत और एक धोखेबाज से शादी की है। तुम अच्छे से देखो। यह क्या है? यह आपूर्ति अनुबंध है। अर्जुन, तुम आशा को तो धोखा दे सकते हो, लेकिन हमें भी धोखा देने की कोशिश कर रहे हो। अपनी आंखें खोलकर अच्छी तरह देखो। इस पर सरकारी मुहर लगी है। मुहर लगते ही अनुबंध तुरंत लागू हो जाएगा। यह आशा के इस 1 साल के राजेश के परिवार के एहसान का मोल है। आज से आशा का तुम्हारे परिवार से कोई लेना देना नहीं रहेगा। तुम लोग भी उसे परेशान करने की कोशिश मत करना। यह अनुबंध तुम साइन करोगे या नहीं? आशा, तुम मेरे पिताजी को मत धोखा दो। यह धोखाधड़ी का अपराध है। क्या तुम मेरे पिताजी को भी इस मुसीबत में फंसाना चाहते हो? सचिव मोहन, मैं कारखाने में इतने समय से अधिकारी हूँ, लेकिन आज तक किसी अस्थायी कर्मचारी ने इतना दिखावा करने की हिम्मत नहीं की। नवरंग कारखाने की सरकारी मुहर जिला प्रशासन को रिपोर्ट करनी पड़ती है। तुम कहते हो कि तुम मैनेजर हो। कोई सबूत है? मेरे ख्याल से आज तुम खुद ही फंसने आए हो। सचिव मोहन, आज यहाँ सीधे तुम्हें पुलिस स्टेशन पहुँचा देंगे। सचिव मोहन, तुम आ गए। यह लड़का बहुत हिम्मतवर है। न सिर्फ हमारे मैनेजर का नाटक कर रहा है, बल्कि हमारे कारखाने की सरकारी मुहर से जाली अनुबंध बना रहा है। मेरे ससुर को हस्ताक्षर करवाने के लिए धोखा देने की कोशिश कर रहा है। और यह आशा, उसका यह डिजाइन का मसौदा शायद कहीं से चुराया हुआ है। बिना विश्वविद्यालय गए गवार वैसी स्कर्ट कैसे डिजाइन कर सकता है? सचिव मोहन, आप बिल्कुल सही समय पर आए। उन्होंने ऐसा काम किया है ताकि मेरे पिताजी को भी धोखा दे सकें। इससे हमारा कारखाना भी बदनाम होगा। आशा ने प्रतियोगिता जीतने के लिए ऐसी नीच हरकत भी कर डाली है। आप हमारी मदद करें। मिस्टर अर्जुन। सचिव मोहन, शायद आपसे गलती हो गई है। वह नकली है। तुम किसे नकली कह रही हो? वही तो। सचिव मोहन, आपने पहले कहा था कि आप उसे जानते नहीं। मिस्टर अर्जुन ने मुझे उसकी पहचान गुप्त रखने को कहा था। सचिव मोहन, तो यह अनुबंध, चूंकि प्रिया जी ने इसे फाड़ दिया है, तो रद्द कर दो। तू बेकार है। तुझे किसने अनुबंध फाड़ने को कहा? पिताजी, आप मुझे क्यों मार रहे हैं? वे धोखेबाज हैं।
धोखा देने की बात करते हो? बकवास बंद करो। आशा, यह सब फूफाजी की गलती है, उन्होंने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। मैंने एक पल के लिए गलती कर दी। आशा है कि तुम हमसे नाराज नहीं होगी। अब तो तुम मैनेजर की पत्नी हो, आगे से हमारे राजेश के परिवार का अच्छे से ख्याल रखना। तुम्हारी मदद करूं? अभी तक तो चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि मुझसे रिश्ता तोड़ना है। अब देखा कि मैं मैनेजर की पत्नी हूं, तो मदद मांगने आ गए। राजेश, तुम्हें शर्म नहीं आती? आशा, तुम एहसान न मानने वाली हो। तुम जानती हो यह कौन सी जगह है? यह वह जगह है जहां तुम्हारे माता पिता आग में जलकर मर गए थे। अर्जुन शायद तुम्हारे माता पिता का हत्यारा है और तुम उसके साथ जिंदगी बिताना चाहती हो। क्या तुम्हें अपने माता पिता का मुंह दिखाने लायक रह गई हो? अर्जुन की बात अभी छोड़ भी दो कि उसका इससे कोई लेना देना है भी या नहीं, लेकिन तुम यहाँ फूट डाल रहे हो सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम मेरी खुशी नहीं देख सकते। अगर फिर कभी ऐसी बकवास की तो मानहानि का परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना। अनिल, नीच औरत, सब तुम्हारी वजह से हुआ। अनिल, तुम मुझे मार रहे हो? मैं मारूं तो क्या हुआ? बताओ, मुझे इतना बर्बाद किसने किया? अनिल, मैंने सब तुम्हारे लिए किया। अगर मैं न होती, तुम्हें वो डिजाइन के मसौदे न देती, तो तुम नवरंग में कार्यशाला अधिकारी कैसे बनते? तुम आशा जितनी सुंदर भी नहीं हो, नहीं उतनी काबिल। मैंने तुमसे शादी की तो सिर्फ इसी चीज के लिए। तुम्हें लगता है मैं और क्या चाहता था? सुनो, तुम एक कॉलेज छात्र हो, आशा नाम की एक गांव की लड़की की चीजें चुराती हो। क्यों? कॉलेज छात्र? तुम्हें प्रिया से पूछना चाहिए कि उसने विश्वविद्यालय में दाखिला कैसे लिया। क्या मतलब? जब मैं विश्वविद्यालय में दाखिला पाई थी, उसने मेरा छीन लिया प्रवेश पत्र और डिजाइन का मसौदा। हाँ, वही जो तुम्हारे हाथ लगे थे। ऐसा नहीं है अनिल, ऐसा नहीं है। अच्छा, तो तुम शुरू से ही मुझे धोखा दे रही थी। कौन सा डिजाइन का मसौदा, कॉलेज का प्रवेश पत्र? एक के बाद एक चमकदार कहानियाँ। मुझे लगा था कि मुझे एक खजाना मिल गया है। हर किसी को दिखाकर घमंड करता रहा कि मैंने एक अच्छी पत्नी पाई है, लेकिन आखिरकार प्रवेश पत्र चुराया हुआ था, डिजाइन का मसौदा छीना हुआ था। प्रिया, तुम इतनी बेशर्म कैसे हो सकती हो? अनिल, तुम रो क्यों रही हो? तुम सचमुच मुझे घिनाती हो। ऐसा नहीं है। मुझे डर था कि तुम सोचोगे कि मैं नाकाबिल और अनपढ़ हूँ। मुझे डर था कि तुम मुझे पसंद नहीं करोगे। अनिल, मुझे एक और मौका दो। ठीक है, वादा करती हूँ, अब कभी धोखा नहीं दूंगी। अनिल, बस करो। अगर तुम्हारी वजह से न होता कि तुम मुझे कारखाने में ऊपर चढ़ने में मदद कर सकती हो, तो क्या तुम्हें लगता था कि मैं तुमसे शादी करूंगा? अब जब तुम्हारी हर चीज झूठी निकली है, तो मैं तुम्हें क्यों रखूं? यह शादी जरूर टूटनी चाहिए। अनिल जी, क्या हुआ? तुम मुझ पर तरस खाने आए हो? मैं तुमसे हिसाब चुकता करने आई हूँ। यह थप्पड़ तब का है जब मैं पहली बार राजेश के परिवार में आई थी। तुमने जानबूझकर गुमा दी थी मेरी माँ की वह तस्वीर। यह थप्पड़ इसलिए कि तुमने चुरा लिया था मेरा प्रवेश पत्र। यह थप्पड़ इसलिए कि तुमने चुराया था मेरा डिजाइन का मसौदा। यह थप्पड़ मैं तो तुम्हें मेरे पति को छीनने के लिए मारना चाहती थी, लेकिन अफसोस तुमने तो छीन लिया एक बेकार चीज और मुझे छोड़ दिया एक अजीब आदमी। तो चलो भूल जाते हैं। क्या कर रहे हो? अभी तक यहाँ खड़े हो? आशा, सब बीत गया। पहले मुझे हमेशा लगता था कुछ बातें दिल पर पत्थर की तरह दबी रहती थी, बदला न लेने पर सांस ही नहीं आती थी। लेकिन अब इन लोगों को देखकर सजा पाते हुए तब मुझे लगा कि यह सबसे ज्यादा संतुष्टि देने वाली बात है। क्या हुआ? मैं इन्हें डरा दिया? नहीं, मुझे बस लगा तुम एक वीर महिला की तरह हो। अर्जुन, पहले मुझे हमेशा लगता था कि जिंदगी अकेले ही जीनी पड़ती है, कोई भी सहारा नहीं देता। लेकिन तुमसे मिलने के बाद मुझे एहसास हुआ कि कोई सुरक्षा दे रहा है, कोई विश्वास कर रहा है। यह कितनी सुकून देने वाली बात है। मेरा विश्वास करने के लिए धन्यवाद। तुम्हारे माता पिता का मामला? वह बात
बाद में बात करेंगे, ठीक है? ठीक है। मैनेजर, अभी भी मैडम से नाराज हो रहे हैं? मैं आपकी भलाई के लिए कह रहा हूं। मैडम आपसे नाराज हैं तो सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने पहले अपनी पहचान छिपाई थी। मैनेजर जी, मैडम के साथ तो सख्ती नहीं करनी चाहिए। मैडम कैसी हैं? प्यार से बात करने पर मानती हैं, सख्ती से नहीं। और सुनिए, वो बहुत सोच समझकर काम करती हैं। आपको ये जानना होगा कि वह क्या चाहती हैं, क्या उम्मीद करती हैं। वह धोखा खाना पसंद नहीं करती, डिजाइनर बनना चाहती हैं। बिल्कुल सही। तो फिर सही इलाज करें, उनकी पसंद का ध्यान रखें। आप एक मौका ढूंढिए और उनसे बात कीजिए। ये बताइए कि क्यों आपने अपनी पहचान छिपाई थी। बस गलतफहमी मत कहते रहिएगा। कहिए कि आप उन्हें खोने से डरते थे। अपने दिल की सारी बातें कह दीजिए। मैडम तो दिल की नर्म है, आप पर यकीन कर लेंगी। मैनेजर, मेरे पति के लिए सबसे कीमती दहेज ईमानदारी से पेश आना ही है। इनाम 2 गुना। आशा, तुम आ ही गई। मैं तुम्हारा 2 घंटे से इंतजार कर रहा हूँ। मुझे पता है तुम अभी भी मुझसे नफरत करती हो। मुझे प्रिया ने धोखा दिया था। वह कौन सी डिजाइनर है? वह तो एक चोर है। तुम्हारे मसौदे लेकर प्रतिभाशाली बनने का नाटक करती है और मुझे बेवकूफ बनाती है और तुमसे सगाई तोड़ती है। तुम चिंता मत करो, मैंने उससे सगाई तोड़ दी है। मैंने परसों तलाक का समझौता उसके मुंह पर मार दिया। अनिल, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। आशा, मैं झूठ नहीं बोल रहा। मुझे पता है तुम्हारे दिल में अभी भी मेरे लिए जगह है। आशा, मैं बिल्कुल होश में हूँ। क्या मैं देख नहीं सकता? तुम हर बार प्रिया से टकराती हो। क्या इसलिए नहीं कि तुम मुझसे नाराज हो कि मैंने उसे चुना? अभी भी तुम्हारे दिल में मेरी जगह है ना? तुम उससे डिजाइन की होड़ करती हो, इज्जत की लड़ाई लड़ती हो। क्या इसलिए नहीं कि मुझे दिखाना चाहती हो कि तुम उससे बेहतर हो? तुम चाहती हो कि मुझे पछतावा हो? तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम चिंता मत करो, अब तुम्हें होड़ करने की जरूरत नहीं है। मैं हूं ना। अनिल, तुम्हारा चेहरा शायद गोबर के ढेर में पला है। दुनिया में सिर्फ तुम ही मुझे समझते हो। मैं तुमसे कहती हूँ, अब और खुद को धोखा मत दो। अब तुम सिर्फ मुझे और ज्यादा घिनौने लगते हो। तुम क्या साधु बन रहे हो? तुम्हें बस यही बात खटकती है कि मुझे कारखाने से निकाल दिया गया है, अर्जुन का सहारा लेकर, जिसके पास पैसे और हैसियत है। आशा, मैंने तुम्हें गलत समझा था। तुम और वो जो प्रिया है, दोनों एक जैसी हो। दोनों गरीबों से नफरत और अमीरों से प्यार करने वाली ऐसी लोग हो। मैं उससे दूर रहो। ठीक हो? अर्जुन, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, बेवजह दखल मत दो। यह मेरा और उसका पुराना प्यार फिर से जागना है। तुम्हें इससे क्या लेना देना? तुम धोखेबाज हो। तुम्हारी बारी अभी नहीं आई है दखल देने की। अगर तुमने उसे छुआ तो एक उंगली तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। रख लो। अनिल, तुम्हें इतनी फुर्सत है कि यहाँ पागल हो रहे हो? मैं तुम्हें सलाह देती हूँ, दिमाग का इलाज करवाओ। आशा, अभी भी नहीं भाग रहे? मार खाना चाहते हो? चलो। तुम जैसा मूर्ख कैसे पैदा हुआ? अब तो देखो, तुम जैसी बाहर निकाली गई औरत अनिल भी भाग गया है। अब हमारे परिवार को इस कस्बे में जगह कैसे मिलेगी? अब आशा से दूर रहना। तुम्हें डर है कि आशा और अर्जुन का परिवार बात साफ कर लेगा और उस साल की सच्चाई पता चल जाएगी। तुम पागल हो गई हो? यह बात इतनी आसानी से कही जा सकती है? क्या कहने में मुश्किल है? क्या कहने में मुश्किल है? अब तो हालात यहाँ तक आ गए हैं। मुझे अब और किस बात का डर? अगर उस साल तुमने नवरंग कारखाने का सप्लाई चैनल प्रकाश कारखाने को नहीं बेच दिया होता और आशा के मरे हुए माता पिता ने देख नहीं लिया होता, तो क्या तुमने उन्हें आग लगाकर मार डाला होता? तुम मुझे धमकी दे रही हो? नहीं, बस यह कि उस साल तुम्हारे गंदे काम सामने आ जाए। आशा,
उसे मरना ही चाहिए। प्रिया जी, सब ठीक तो है? प्रिया जी, ठीक है, अब सब ठीक है। आदमी ही ऐसे होते हैं, नयापन ही पसंद करते हैं। आशा का मिजाज इतना तेज है, वह मेरी तरह ख्याल कैसे रख सकती है? फिर मुझे बस अर्जुन को फंसाना है। उसके पैसे, अधिकार, सब कुछ हमारा हो जाएगा। माँ, सब ठीक है बेटा। माँ, आप बैठिए। अर्जुन इन दिनों तुमसे ठीक से बात भी नहीं कर पाया। छी, ये बदमाश लड़का। माँ, उसकी गलती नहीं है, मैं ही बात नहीं करना चाहती थी। वह आग जिसने सिर्फ तुम्हारे माता पिता को ही नहीं बल्कि अर्जुन के पिताजी को भी छीन लिया। उस समय अर्जुन बस किशोर ही था। वो अपने पिताजी की तस्वीर को गले लगाए कारखाने के गेट पर 3 दिन तक बैठा रहा। कोई भी उसे उठा नहीं पाया। फिर बाद में उसने जिद करके इस कारखाने की जिम्मेदारी ले ली। मुझे पता है, वो अपने पिताजी की इच्छा पूरी करना चाहता था और यह भी पता लगाना चाहता था कि उस आग की सच्चाई क्या थी। आशा बेटी, मैं अर्जुन का बचाव करने की कोशिश नहीं कर रही हूँ। बस मैं तुम दोनों को देख रही हूँ। एक तो अपने माता पिता के मामले में फंसा हुआ है, छूट ही नहीं पा रहा, और दूसरा तुम्हारी गलतफहमी से डर रहा है, कुछ कह नहीं पा रहा। माँ को बहुत चिंता हो रही है। माँ ने जीवन मृत्यु का अलगाव देख लिया है, इसलिए चाहती हूँ कि तुम लोग वही गलती दोहराना बंद करो। शायद मैं हमेशा छोटी बातों पर अड़ी रहती हूँ, हमेशा बीते हुए कल के बारे में सोचती रहती हूँ और आज के इंसान को देखना भूल जाती हूँ। माँ, मैं अभी उसके पास जाती हूँ। जाओ, रास्ते में ध्यान से चलना। अर्जुन, मैं सच में मानती हूँ कि मैंने गलती की। उस समय मैंने इंसान को गलत समझ लिया था। हम ही तो हैं जिनकी असली सगाई हुई थी। अर्जुन, आशा जी का इतना तेज मिजाज है, वह मेरी तरह सेवा कैसे कर पाएगी? मैं वह खास मिठाई बना सकती हूँ, कपड़े सिल सकती हूँ, मैं रोज तुम्हारे लिए खाना बना सकती हूँ, कपड़े धो सकती हूँ। बस तुम मेरी मदद कर दो। इतनी अच्छी सेवा करती हो, मेरी सेवा करने आ जाओ। आशा, मैंने उसके साथ कुछ नहीं किया। आशा जी, मैं तो मैनेजर अर्जुन से माफी मांगने आई थी। तुम गलत मत समझो, हमने सच में कुछ नहीं किया। मैनेजर अर्जुन अच्छे इंसान है, वह बस मुझे नौकरी दिलाना चाहते थे। तुम हमारे बारे में इतने गंदे ख्याल कैसे रख सकती हो? क्या बकवास कर रही हो? आशा, वह अंदर आई तो मैंने उसे धक्का दे दिया। प्रिया, तुमने मेरा डिजाइन का मसौदा चुराया, मेरा सूचना पत्र चुराया। आज हम इसका हिसाब करेंगे। या तो 50,000 रुपए चुकाओ, या तो मैं पुलिस को बुलाती हूँ। मुझे डराने की कोशिश मत करो, मेरे पास पैसे नहीं हैं। पैसे नहीं है क्या? तो पुलिस स्टेशन जाओ और सजा भुगतो। जाना चाहती हो? हिसाब साफ होने से पहले जाने का सोचना भी मत। मैं अपने पिताजी से मांग लाती हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें 3 दिन का समय देती हूँ। 3 दिन बाद पैसे लेकर आना, वरना तब न सिर्फ पैसे चुकाने होंगे बल्कि मैं तुम्हें जेल भी भिजवाऊंगी। आशा, मेरा यकीन करो, मैंने उसके साथ सच में कुछ नहीं किया। मुझे पता है तुम ऐसे नहीं हो। तुम नाराज नहीं हो? नाराज हूँ। नाराज इस बात पर हूँ कि तुमने उसे तुरंत धक्का नहीं दिया, जिसकी वजह से मुझे दरवाजे पर इतनी देर तक तमाशा देखना पड़ा। आशा, माफी चाहता हूँ। मुझे अपनी पहचान छुपानी नहीं चाहिए थी। मुझे तुम्हें धोखा देना तो बिल्कुल नहीं चाहिए था। मुझे माफ कर दो। अगर माफ नहीं करोगी तो मैं यूं ही पड़ा रहूंगा। मैं सच में गलत था। चलो ठीक है, उठ जाओ,
वरना घुटने खराब हो जाएंगे और मुझे तुम्हारी देखभाल करनी पड़ेगी। बस इस बार तक। मुझे सबसे ज्यादा नफरत है जब कोई मुझे धोखा देता है। वैसे मैं आज तुमसे मिलने आई थी, असल में यह कहने के लिए, अपने माता पिता और उस आग के बारे में। मुझे लगता है हमें अतीत की बातों में नहीं उलझना चाहिए। मैं तुम्हारे साथ सच्चाई का पता लगाना चाहती हूँ। ठीक, हम मिलकर पता लगाएंगे। आशा, मैं तुम्हें चैन से नहीं रहने दूंगी। गाड़ी पर चढ़ जाओ। मैनेजर रवि, आप कैसे आ गए? मैनेजर क्या कहते हो? भाई कह दो, इतना औपचारिक मत बनो। चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। इतनी जल्दी मत करो। तुम आशा को परेशान करना चाहती हो ना? शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। प्रिया, तुम इतनी सुंदर हो, तुम्हें आशा से सीधे भिड़ने की क्या जरूरत है? मेरे साथ रहो, तुम जो चाहो वो सब मैं तुम्हें दूंगा। पैसे, हैसियत, यहाँ तक कि मैं तुम्हें आशा से ऊपर उठा सकता हूँ। यही तो अच्छी लड़की है। चिंता मत करो, मेरे साथ रहो, तुम्हारा नुकसान नहीं होगा। आशा, हाँ, तुम्हारा हुनर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। माँ, आप मुझे इतनी तारीफ मत करिए। अगर आपको पसंद है तो मैं रोज आपके लिए बनाऊंगी। जरूर वो बदमाश लड़का आ गया होगा। जाओ जल्दी उसके लिए दरवाजा खोल दो। तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? तुम इतनी जल्दी कैसे आ गई? आशा, तुम कैसे आ गई? कोई बात है तो यहीं दरवाजे पर कहो। आशा, मैं आज आई हूँ दरअसल तुमसे कुछ कहने के लिए, तुम्हारे माता पिता और उस साल की उस आग के बारे में। दरअसल उसके पीछे एक रहस्य है। जो कहना है सीधे कहो, मुझसे अनुमान न लगवाओ। उस साल जब वो आग लगी थी, तुम्हारे फूफा जी ने कहा था तुम्हारी माँ की कार्यशाला का वो दरवाजा बंद कर दिया गया था। वे भाग भी नहीं सकते थे, नहीं तो ऐसा नहीं होता। यह बात तुमने और फूफाजी ने मुझसे कभी नहीं कहा। अब यह बात उठाने का इसकी वजह है हम जैसे लोग उन जैसे लोगों से टकरा सकते हैं, पर मैं आखिर तुम्हारी बुआ हूँ। मैं तुम्हें धोखा खाते देख नहीं सकती। और कुछ है? हाँ, उस साल आग बुझने के बाद अर्जुन के परिवार ने तुम्हारे फूफाजी को पैसे दिए थे मुआवजा बताकर, पर वो मुआवजा कहाँ था? साफ तौर पर तो उन्हें चुप रहने के पैसे थे। तुम्हारे पास कोई सबूत है? अर्जुन के पिताजी भी उसी आग में चल बसे थे। अगर अर्जुन के परिवार में सच में कोई समस्या थी तो नवरंग कारखाना क्यों रखा और अर्जुन को क्यों सौंपा? मुझे पता है, मैं जो भी कहूँ तुम विश्वास नहीं करोगी, पर तुम्हारे पिताजी और उनके साथियों ने जो कहा था उस पर तो तुम्हें यकीन करना चाहिए। आशा बेटी, तुम आ ही गई। कुछ बातें हैं जो आज तुम्हें जरूर पता होनी चाहिए। तुम अर्जुन के परिवार द्वारा पिलाए गए जादुई पेय से बचकर रहना। तुम्हारे हाथ में जो किताब है वह सब तुम्हारे पिताजी के पुराने रिकॉर्ड हैं। तुमने सब देख लिया है ना? लेकिन कुछ रहस्य मुझे खुद तुम्हें बताने होंगे। क्या रहस्य? और क्या हो सकता है? बस यही कि उस समय नवरंग कारखाने का खरीद चैनल अर्जुन के पिताजी हमेशा से गड़बड़ कर रहा था। वे घटिया माल को अच्छे माल के रूप में बेचते थे। बीच का कीमत का अंतर पूरा का पूरा अर्जुन के परिवार ने हड़प लिया। तुम्हारे पिताजी को पता चलने के बाद वे कस्बे को रिपोर्ट करना चाहते थे। अर्जुन के परिवार को डर था कि बात खुल जाएगी, तो उन्होंने कार्यशाला में आग लगा दी। तुम्हारे पिताजी का मुंह बंद कर दिया। आशा, बुआ पहले कहने से डरती थी। डर था कि अर्जुन का परिवार तुमसे बदला लेगा। अब और छिपाना ठीक नहीं है। उस समय आग बुझने के बाद
अर्जुन के परिवार ने तुम्हारे फूफा जी को 500 रुपये चुप रहने के पैसे दिए थे। लेकिन अर्जुन के पिताजी भी उस साल उसी आग में चले गए। अगर उनके परिवार को सच में मुंह बंद करना था तो अपने ही आदमी की कुर्बानी क्यों देते? इसके अलावा इतने सालों से अर्जुन उस आग की सच्चाई की जांच कर रहा है, फिर उसे यह सब करने की क्या जरूरत थी? आशा, तुम अब भी भोली बनी हुई हो। देखो, यह वही है नवरंग कारखाने का खरीद ऑर्डर। इस पर है अर्जुन के पिताजी के खुद के हस्ताक्षर। उस खरीद मूल्य और बिक्री मूल्य के बीच का अंतर कोई छोटी रकम नहीं थी। आशा, ये है उस समय किसी के जरिए आग की जगह से बचाकर रखा गया सबूत। तुम्हारे माता पिता को इसलिए मारा गया क्योंकि उन्हें ये सब पता चल गया था। अर्जुन वो सच्चाई की जांच करता है ताकि तुम्हें पता न चले, बस दिखावा कर रहा है। आशा, अब तुम समझ गई ना? अर्जुन का परिवार हत्यारा है। तुम बिल्कुल न मिला करो अर्जुन के साथ, वह तुम्हारे माता पिता का दुश्मन है। माँ, अर्जुन, माँ, तुम यहाँ कैसे? अभी अभी सीमा आई थी। आशा उसके साथ चली गई, अब तक लौटी नहीं है। कहीं कुछ हो तो नहीं गया? माँ, ऐसा करो, पहले तुम घबराओ मत, तुम वापस जाओ। मैं अभी जाता हूँ, आशा को लेकर आता हूँ। आप परेशान न हो। ठीक है, ठीक है, जाओ जाओ। तुम दोनों बड़ी अच्छी तरह बात कर रहे हो, लेकिन इसमें कमजोरी भी बहुत है। इस ऑर्डर फॉर्म पर हस्ताक्षर बिल्कुल सच्चे हैं। उनके परिवार ने कीमत का अंतर हड़प लिया, यह पक्की बात है। हस्ताक्षर सच्चे हैं, लेकिन हिसाब गलत है। इस पर आग लगने से 3 महीने पहले सूती कपड़े की खरीद कीमत है। मैंने तब जांच की थी। कस्बे के सभी कपड़े की दुकानों का बाजार भाव ₹1.20 प्रति किलो था। ₹1.20 प्रति मीटर था, और इस पर भी लिखा है ₹1.20 प्रति मीटर। तो यह कीमत का अंतर कहाँ से आया? यह थोक बाजार और बाजार मूल्य तो अलग ही होता है न? मेरे पिताजी ने इस पर लिखा है। उस समय नवरंग कारखाने ने आयातित कपड़े की एक खेप जल्दी पूरी करनी थी। खास तौर पर लंबे रेशे वाली कपास का एक बैच मंगवाया था। इसकी खरीद कीमत ₹2.50 प्रति मीटर थी। बिक्री मूल्य ₹3 प्रति मीटर था। अगर अर्जुन का परिवार सच में कीमत का अंतर कमाना चाहता था तो क्यों चुनते इतना कम मुनाफा देने वाला कपड़ा? आशा, तुम छोटी हो, नहीं जानती। इस कपड़े के अच्छे माल और घटिया माल में बहुत फर्क होता है। अगर घटिया माल डाल दिया होता तो सीमा शुल्क वाले पहले ही पकड़ लेते। राजेश, क्या तुम्हें उत्पाद गुणवत्ता जांच का तरीका भी नहीं पता? शायद कोई कीमत का अंतर था ही नहीं, लेकिन कार्यशाला का दरवाजा बंद था। ये तो झूठ नहीं है। अर्जुन का परिवार बस चाहता था तुम्हारे माता पिता को अंदर फंसा दे। यह लड़की सचमुच अर्जुन के परिवार ने तुझे जादुई पेय पिला दिया है। तू इस हद तक आ गई है, फिर भी उनकी रक्षा कर रही है। तुम? अच्छा, अगर ऐसा है, सच है या झूठ, हम इन्हें लेकर पुलिस स्टेशन चलते हैं तो पता चल जाएगा। अरे रुको, आज तुम यह चीज लेकर नहीं जा सकती। आशा, बुआ की बात मानो, वो किताब निकाल कर दो, तब हम तुम्हें जाने देंगे। नहीं तो ऐसा न मानना। आज मैं तुम जैसी लड़की को ठीक से पीटे बिना तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि अच्छा कौन है और बुरा कौन। फूफा जी, आप भूल गए। इन सालों घर का सारा भारी काम, खेत का काम भी मैंने किया है। तुम्हारी इतनी सी ताकत से मुझे मारने की कोशिश करोगे? राजेश, तुम ठीक तो हो? आशा, हम सब एक परिवार के हैं। तुम शांति से बात करो, मारपीट मत करो। बगावत, सचमुच बगावत हो गई है। क्या तुम लोग अब भी सोचते हो कि मैं वही हूँ, चुपचाप सब सहने वाली आशा? मैं तुम्हें बता दूं, अब मेरे पास खोने को कुछ नहीं। मुझे किसी से डर नहीं, मुझे मरने से भी डर नहीं लगता। तो तुम्हारी छोटी छोटी हरकतों से क्या डरूंगी? लेकिन सच कहूँ तो तुम्हारा शुक्रिया। अगर तुम लोगों ने आज यह नाटक न किया होता तो शायद मुझे इतनी जल्दी सच्चाई का पता न चलता। सचमुच बगावत हो गई है।
आशा, तुम सोचती हो कि तुम हमेशा मुझसे जीतती रहोगी। मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारी पूरी जिंदगी खराब ही रहेगी। तुम्हें अपनी ताकत पर बहुत घमंड था ना? तुम लड़ती झगड़ती रहती थी, मैनेजर की पत्नी बनने का सपना देखती थी। आज तुम मेरे हाथों में हो। प्रिया, तुम आखिर करना क्या चाहती हो? मैं क्या करना चाहती हूँ? जाहिर है, मैं चाहती हूँ कि तुम मर जाओ। तुम इतनी अच्छी जिंदगी क्यों जी रही हो? तुम्हारे माता पिता दोनों मर चुके हैं, फिर भी कोई तुम्हें प्यार करता है। यह क्यों? तुम्हारा पति मैनेजर बन गया, तुम डिजाइन प्रतियोगिता में पहला स्थान भी हासिल कर लेती हो, और मैं आखिर में मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। यह क्यों? यह क्यों? तुम शांत हो जाओ। मैं बिल्कुल शांत हूँ। तुम्हें लगता है अर्जुन सच में तुमसे प्यार करता है? अगर उसे पता चल गया कि तुम किसी और मर्द के साथ रह रही हो, तब भी वह तुम्हें चाहेगा? वह तुम्हें खजाने की तरह दिल से प्यार करेगा? मैनेजर रवि, तुम आ ही गए। तुम दोनों साथ मिलकर काम कर रहे हो। मिस वांगशु, काफी समय बाद मुलाकात हुई। तो उस साल की वह आग, वह भी तुमने लगवाई थी ताकि नवरंग कारखाना बर्बाद हो जाए। तुम बेबुनियाद बातें मत करो, मैंने कुछ नहीं किया। मैनेजर रवि, जल्दी से उसे दिखा दो हमारी ताकत। थोड़ी देर में अगर अर्जुन आ गया तो फिर बहुत देर हो जाएगी। इतनी जल्दी क्यों? मिस वांगशु को दिखाना है उनकी वो सब चीजें जिन पर उन्हें गर्व है। आज कैसे हमने उन्हें तबाह कर दिया। तुम्हें लगता है इस तरह की नीच हरकतें करके तुम मुझे बर्बाद कर दोगे? बेकार है। अर्जुन मुझ पर भरोसा करता है, जैसे मैं उस पर भरोसा करती हूँ। तुम्हारी चाल कामयाब नहीं होगी। कौन है? इतनी जल्दी क्या है? कहीं जल्दी पैदा होने जा रहे हो क्या? आशा कहाँ है? मैनेजर अर्जुन, आप आशा जी को ढूंढ रहे हैं? बड़ा अफसोस हुआ, वह यहाँ नहीं है। अभी अभी आशा आपके घर आई थी, अब वह कहाँ है? अर्जुन, तुम्हें गलतफहमी हो गई है। आशा आए तो थी, लेकिन बीच में ही वह मैनेजर रवि के साथ चली गई। मैनेजर अर्जुन, एक बात है जो मुझे नहीं कहनी चाहिए, लेकिन मैं सहन नहीं कर पा रही कि आप अंधेरे में रहें। आज सुबह मैंने आशा जी और रवि को गली के मुहाने पर खींचातानी करते देखा। दोनों ने हाथ पकड़कर अतिथि गृह का रुख किया। आप ही बताइए, वे वहाँ क्या करने गए होंगे? आशा ऐसी लड़की नहीं है। मैनेजर अर्जुन, मैं प्रिया, कोई जरूरत नहीं है ऐसी घटिया बातें करने की। अगर आपको यकीन नहीं है तो अतिथि गृह जाकर पूछ लीजिए। आज सुबह क्या एक नीली कपड़े की स्कर्ट पहने हुए औरत रवि के साथ कमरा लेकर गई थी? हाँ अर्जुन, प्रिया तुमसे झूठ नहीं बोलेगी। मेरी पत्नी आशा, मैं उस पर भरोसा करता हूँ। यह मत कहो कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया। अगर उसने सच में अवैध संबंध बनाए भी, वह 1 इंच बाहर निकले तो मैं दीवार 1 इंच हटा दूंगा। 1 गज निकले तो मैं दीवार 1 गज हटा दूंगा। इस जन्म में मैं यह मानकर चलूंगा। क्या आवाज है? चूहे की तरह शोर मचा रहे हैं। अर्जुन, तुम्हें क्या हो गया है? तुम अवैध रूप से घर में घुसे हो और दरवाजा भी तोड़ दिया। मुझे लगता है कि तुम इस मैनेजर के पद से ऊब गए हो। हाँ अर्जुन, तुम सचमुच गलत समझ रहे हो। घर में कोई नहीं है, तुम जल्दी से चले जाओ। यहाँ शोर मत मचाओ।
अगर पड़ोसियों ने देख लिया तो बहुत बुरा लगेगा। मैनेजर अर्जुन, क्या मैंने तुम्हें पहले ही नहीं बताया था? आशा जी रवि के साथ कमरा लेने गई हैं। तुम मानते ही नहीं। अब विश्वास आया? शायद वे दोनों अभी प्यार में डूबे होंगे। तुम यहाँ बेकार में उलझ रहे हो। ध्यान रखो, आशा जी वापस आकर तुमसे तलाक के लिए झगड़ा करेंगी। तुम जाओगे या नहीं? अगर तुम नहीं गए तो मैं पुलिस चौकी में जाकर तुम्हें परेशान करने की शिकायत करूंगा। हरामी, दूर हो जा। प्यारी, तू हिम्मत करती है विरोध करने की? आज तुझे पता चलेगा कि रवि को नाराज करने का क्या नतीजा होता है। मुझे लात भी मारी, आज मैं तुझे जरूर मार डालूंगा। तुझे लगता है अर्जुन आकर तुझे बचाएगा? इस समय उसे तो लग रहा है कि हम बाहर काम कर रहे हैं। जब मैं खूब मजा ले लूंगा तो तुझे ग्रामीण क्षेत्र में छोड़ दूंगा ताकि तुझे इस जन्म में उससे कभी मुलाकात ना हो। मुझे छोड़ दो। कोई है? आशा, जानवर। आशा, तुम ठीक तो हो? माफ करना, मैं देर से आया। अर्जुन, तुमने मुझे मारने की हिम्मत की। मेरी औरत को छूने की हिम्मत? लगता है तुम जीने से तंग आ गए हो। आशा, सब ठीक है। मैं तुम्हें घर ले चलता हूं। अर्जुन, उस आग की सच्चाई वे ही हैं रवि के साथ मिलकर की गई थी। तुम लोगों ने जानबूझकर आशा को बंद कर दिया था और रवि का बुरा काम करने में मदद की। क्या तुम्हें लगता है मैं आसान शिकार हूं? राजेश, हमने नहीं किया, रवि ने हमें मजबूर किया था। उस समय मेरे माता पिता की कार्यशाला का दरवाजा तुमने अंदर से ताला लगा दिया था। आग की सच्चाई तुमने जानबूझकर छिपाई और अब रवि के साथ मिलकर मुझे नुकसान पहुंचा रहे हो। राजेश, क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि मेरे माता पिता मरने के बाद भी जानते होंगे और तुमसे हिसाब चुकता करने आएंगे? अगर ऐसा है तो आशा, तो फिर फूफाजी से नाराज मत होना। अर्जुन, सावधान। तुम राजेश, तुम ठीक तो हो? जानबूझकर बलात्कार। और भी लोग हैं उस कपड़ा कारखाने में आग लगाने के मामले में शामिल हैं और जानबूझकर चोट पहुंचाने के मामले में। मैं आते समय ही पुलिस को बुला चुका हूं। आशा, वो चाहे जो भी हो, फिर भी तुम्हारे फूफाजी है ना, हम भी मजबूर थे। बाकी सब बातें मैं नजरअंदाज कर सकती हूँ, लेकिन आज की यह बात और मेरे माता पिता की सच्चाई, तुम लोगों को मुझे एक स्पष्टीकरण देना ही होगा। अर्जुन, चलो। यह तो मेरा फर्ज था। अब से मैं हूं तुम्हारे साथ। कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता।